ठीक है भाई। और आज हम लोग पढ़ेंगे मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। तुम्हें ध्यान हो कि पिछले लेक्चर में जब हमने सटन एंड बोवरी की बात कही थी 1902 में, तो सटन एंड बोवरी ने क्या कहा था? जब उन्होंने मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के मूवमेंट को स्टडी किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचते थे, मॉर्गन साहब जिसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अर्थात फैक्टर कहते हैं, वो कोई और नहीं स्वयं क्रोमोसोम ही है। और थ्योरी का नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन बात हमने उस दिन ये भी कही थी कि अगर एक क्रोमोसोम ही एक मेंडेलियन फैक्टर है तो सोचो इंसान में सिर्फ 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि सिर्फ 23 लक्षण होने चाहिए। पी में पाइसम सटाइवम में सिर्फ 7 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, केवल 7 लक्षण होने चाहिए। ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ 4 लक्षण होने चाहिए। तो मॉर्गन को तो तुरंत शक हो गया था कि एक क्रोमोसोम ही एक मेंडेलियन फैक्टर नहीं होता होगा। ऐसा तो नहीं कि एक एक क्रोमोसोम पर कई मेंडेलियन फैक्टर हो। चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो सन 1910 में, ठीक, मॉर्गन और उनके साथियों ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। 1910 में मॉर्गन, पूरा नाम क्या था? थॉमस हंट मॉर्गन, और उनके 2 साथी भी थे, एल्फ्रेड स्टरवेंट और केल्विन ब्रिज। स्टार्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसको थोड़ा हटा दें। स्टार्टेड किस पर किया था? ऑन फ्रूट फ्लाई, चाहे तो फ्रूट फ्लाई कह दो या इसी का साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। चूंकि चर्चित ड्रोसोफिला ही होता है इसलिए हमने इतना ही लिख दिया। तो एक क्रोमोसोम ही एक मेंडेलियन फैक्टर नहीं है, बल्कि एक क्रोमोसोम पर कई मेंडेलियन फैक्टर होते होंगे। इस चीज का वेरिफिकेशन करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन स्टार्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई, है ना? काहे के लिए? फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए फ्रूट फ्लाई पे स्टडी शुरू कर दी। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि इन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही अर्थात ड्रोसोफिला को ही क्यों सिलेक्ट किया? मटर पे क्यों एक्सपेरिमेंट नहीं किया? इंसान भी तो नहीं किया? क्या ड्रोसोफिला ज्यादा अच्छी थी, सुपीरियर थी पाइसम सटाइवम से? तो हम तुम्हें बताएंगे हाँ, ड्रोसोफिला पाइसम सटाइवम से बेहतर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थी। क्यों? कई मायने में। नंबर 1, ड्रोसोफिला, पहले एक बार ये देख लो, ऐसे होती है। पिक्चर एक देखी होगी मक्खी, उसमें भी दिखाई गई थी। तो पहली बात, उन्होंने ड्रोसोफिला ही क्यों सिलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए? तो हम तो बताएं, एक तो स्मॉल साइज्ड भी होती है और बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। कभी तुम देखना, तुम्हारे शहर में अगर फ्रूट मार्केट हो, कहीं फल बिकते हो, खासतौर से जहाँ आम पके हुए बनाना बिकते हो, तो होता क्या, जब कोई फल ज़्यादा पक जाता है तो उसको छूटते समय रस टपकने लगता है और उस रस के ऊपर लग जाती फंगस
ईस्ट, और ड्रोसोफिला का फेवरेट फूड है ईस्ट। इसलिए अक्सर पके हुए फलों के ऊपर ये उड़ती हुई मंडराती हुई आसानी से देखी जा सकती, और लाल आंखों को जैसे पहचान भी जल्दी लेते हैं। तो पहली बात थी कि स्मॉल साइज भी थी, आसानी से अवेलेबल हो जाती थी। लेकिन ये मटर से सुपीरियर है, इसके कई कारण हैं। पहली बात, जैसे सोचो कि जब मटर पे एक्सपेरिमेंट किया होगा मार्गन ने, तो उनको बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा हो सकता है ज़मीन चाहिए हो, सिंचाई के साधन करने पड़े होंगे, चिड़िया खेत में मटर का बीज डाला, ऐसा ना चिड़िया चुंग जाए, रख रखाव की जरूरत थी। जबकि ड्रोसोफिला के लिए क्या था, इसका पालन पोषण अर्थात इसका रेयरिंग बहुत आसान था। एक सिंपल सी बायल में या सिंपल सी कांच की बोतल में, खाली बोतल में बड़ी आसानी से इसको पाला पोसा जा सकता था। रख रखाव की जरूरत कम थी, इसके लिए बीघा 2 बीघा जमीन नहीं चाहिए, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और नहर की जरूरत नहीं है। तो एक तो इसका रेयरिंग आसान था, पालन पोषण आसान था। दूसरी बात ये थी कि मटर के केस में क्या था, माना कि वो सीजनल प्लांट होता है, 3-4 महीने में मटर की फसल तैयार हो जाती, लेकिन तुम भी जानते हो कोई भी सीजन साल में आता तो एक ही बार है। तो कहने को सीजनल है, लेकिन सच्चाई यह है कि पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन प्राप्त करने के लिए 1 साल चाहिए होता होगा, F1 से F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए फिर 1 साल चाहिए होगा, F3 F4 करने के लिए फिर 1 साल और चाहिए था। यानी कि 4 जनरेशन की स्टडी करना चाहते हो तो 4 साल चाहिए। और जबकि इसमें बड़ी खास बात थी कि ये शॉर्ट लाइफ स्पैन वाली मक्खी है। अभी इसके बच्चे पैदा हों, अगले 15 दिन में अर्थात 2 हफ्ते में वो खुद पापा मम्मी बनने के लायक हो जाते थे। तो यहां कह सकते हो प्रति 15 दिन बाद तुम नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त कर सकते हो, बरसों बरस का टाइम नहीं चाहिए। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन भी होती थी, इसलिए भी फायदा था। तीसरी बात, एक बात और भी है कि मटर में का पौधा बाइसेक्सुअल होता था। प्रत्येक फूल पर अपने मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन थे, अर्थात गैनोसियम एंडोसियम दोनों होता था। तो वहां पर यह नहीं पता चल पाएगा कभी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा के लक्षण सिर्फ लड़की में जाते हो, मम्मी के लक्षण सिर्फ लड़कों में जाते हो, ये पता नहीं चल सकता है। और यहां क्या खास बात थी, एक और समस्या आती थी, जब मेंडल साहब जिस पौधे को फीमेल प्लांट की तरह इस्तेमाल करते थे, उसका मेल सेक्स ऑर्गन पहले रिमूव कर देते थे, इमैस्कुलेशन कर देते थे। झंझट है ना, एक एक पौधे का फूल का कब तक इमैस्कुलेशन करोगे। लेकिन ये मक्खी नेचुरली यूनिसेक्सुअल होती थी, मेल भी अलग है, फीमेल भी अलग है। एक बात और उससे अच्छी बात है, दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान है। तुम भी जानते हो समाज में आंटी हमेशा भारी भरकम होते हैं, अंकल जी 36 किलो, आंटी जी 136 किलो होती। अर्थात ये मक्खी भी जो फीमेल होती थोड़ी लार्ज साइज की होती है, मेल स्मॉल साइज की होती है। और ये बात भी है, तुम जानते हो अंडे तो फीमेल ही देती होगी। अंडों को सही जगह रखने के लिए उसमें कोई औजार होते हैं जिनको कहते हैं ओविपोजिटर। तो ओविपोजिटर की मदद से और बॉडी साइज की मदद से हम लोग मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश भी आसानी से कर सकते हैं। तीसरी बात, इसमें एक और अच्छी बात थी कि जैसे मटर के केस में क्या था कि बीघा 2 बीघा जब मटर बो दो तुम, खूब सारे तुम्हें सीड तैयार हो जाएगी। मेंडल की तो खास बात थी, लार्ज सैंपलिंग साइज होता था। लेकिन ये मक्खी में भी यही खास बात है कि ये भी एक बार में बहुत अंडे देती है, खूब सारे बच्चे पैदा होते हैं। मैं सोचो इंसान पे अगर जेनेटिक्स स्टडी की जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि एक बार में एक बच्चा पैदा होता है, ढूंढते रहो कौन सा टाल है कौन सा ड्वार्फ है। जब बच्चे ही एक है तो अनुपात कैसे पता करेंगे। मेंडल के खूब सारे मटर पौधा पैदा होते थे, तो ये मक्खी भी खूब सारे अंडे देती है, इसलिए लार्ज सैंपलिंग साइज यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ मटर की तरह यहाँ पर भी वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डिफाइंड कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते थे, ट्रेट्स मिल जाते थे। इंसान में ऐसा नहीं होता है, इंसान में इतना आसानी से नहीं मिलता कि कोई एकदम 7 फीट का हो, कोई एकदम 1.5 फीट का हो, है ना। ऐसा नहीं होता एकदम कोई एकदम डार्क ब्लैक हो और एकदम कोई दूध जैसा सफ़ेद हो। हम लोगों में कंट्रास्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन मटर में मिल जाते थे। इसी तरह ड्रोसोफिला में भी हम दिखाएंगे कि कुछ मक्खियाँ पूरी तरह लाल आंख वाली तो कुछ मक्खियाँ पूरी तरह कलरलेस आई वाली, यानी कि वाइट आई वाली, यहाँ पर भी मिल जाता था, है ना। साथ ही साथ एक और अच्छा ये थी कि इस मक्खी में कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कराई जा सकती थी। जब तुम चाहते हो ये ब्रीडिंग ना करे, ईथर सुंघा दो, ब्रीडिंग बंद हो जाती है, और ईथर हटा दो, फिर से ब्रीडिंग शुरू हो जाती थी। तो कुल मिला के ओवरऑल कहें, चाहे
इसका रेयरिंग अर्थात पालन पोषण आसान हो, चाहे हम तुमसे कहें कि ये यूनिसेक्सुअल होती थी, चाहे तो हम कहें शॉर्ट लाइफ स्पैन होता था, कुल मिला के ये मक्खी पर एक्सपेरिमेंट करना मटर की बजाय ज़्यादा बेहतर था। ठीक है ना। चलो, ये एक हमने मक्खी जो दिखाई है ओरिजिनल है। ऐसा लगता है इन लक्षणों के साथ भगवान ने इसको जमीन पे उतारा है, और जो लक्षण भगवान द्वारा बनाए हुए ओरिजिनल होते हैं उन लक्षणों को वाइल्ड टाइप कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप, देखो वाइल्ड माने होता है जंगली। ऐसे याद रखने का तरीका है कि जब भगवान ने हम लोग को पहली बार पृथ्वी पर उतारा था तो हम भी शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली की तरह जंगलों में ही घूमते थे। वो तो समय के अनुसार धीरे धीरे कभी कबीले बनाए होंगे, फिर गांव बस गए, फिर शहर बस गए। और जब पहली बार भगवान ने उतारा तो हम लोग ओरिजिनल रहे होंगे। तो जिन लक्षणों को भगवान जिनके साथ उतारते हैं वो ओरिजिनल लक्षण कहलाते हैं। जैसे एक मक्खी, जो ड्रोसोफिला की बात करें तो इसमें रेड आई होना, ये इनका ओरिजिनल लक्षण है। और शरीर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। ये इसके ओरिजिनल लक्षण है। अब मक्खी है तो उड़ने का काम करती होगी, उड़ने के लिए विंग्स चाहिए होंगे। तो देखो इसके विंग्स जो होते हैं वो बॉडी से भी लंबे होते हैं, लॉन्ग विंग्स। ये सारे लक्षण जो हैं ये इसके ओरिजिनल लक्षण हैं, और इन लक्षणों को ही वाइल्ड टाइप कैरेक्टर कहते हैं। लॉन्ग विंग्स ना। तो ये सब ओरिजिनल लक्षण है। अब चलो हम तुम्हें दिखाते हैं कि इन्होंने, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर क्या किया था। ये किया था, चलो हमने इसको नाम दे दिया एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। जब इन्होंने ड्रोसोफिला पर स्टडी की, पहली बार जब स्टडी की तो इन्होंने क्या देखा? एक तो मक्खी ली ओरिजिनल लक्षणों वाली। ये भी मेंडल की तरह दो लक्षणों का स्टडी करना चाहते थे। जो ओरिजिनल लक्षण वाली मक्खी थी, लिखा तो है भले तुम्हें यहां दिख ना रहा हो, दो लक्षणों का अध्ययन करना चाहा तो एक बार जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने आई कलर को ध्यान दिया था, और साथ ही साथ बॉडी कलर। और ये लक्षण तो अभी बताए थे ओरिजिनल लक्षण होते हैं। इन लक्षणों वाली मक्खी को वाइल्ड टाइप फ्लाई कह दिया। ठीक, इन्होंने देखा कि मेंडल की तरह चलो हम भी दो लक्षणों का इनहेरिटेंस पढ़ के देखते हैं, और इस मक्खी का क्रॉस कराया ऐसी मक्खी से जिसमें ब्राउन बॉडी नहीं थी, जिसमें आंखों में रंग भी नहीं था। इनकी व्हाइट आई और बॉडी कैसी थी? कलरलेस कह दो, और शायद कह दो येलो बॉडी थी। पता तुम्हें? इस मक्खी को कह दिया म्यूटेंट फ्लाई। जैसे ही मेंडल ने, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर स्टडी करने की सोची, हजारों मक्खियां देखी, इन्हें एक ऐसी मक्खी मिल गई जिसकी ना आंखों में रंग था ना शरीर में रंग था, ओरिजिनल रंग नहीं था। इनका दिमाग घूम गया कि अरे, मेंडल साहब तो कहते थे कि जो भी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो डिस्क्रीट यूनिट होती है। डिस्क्रीट यूनिट मतलब आइसोलेटेड स्टेबल यूनिट, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसके नेचर में कोई चेंज नहीं होता है। वो कहते थे कि पेरेंट जनरेशन में जितना पौधा टाल होता था F1 में भी उतना ही टाल होता था, F2, F3, F4 में भी उतना ही टाल होता है, अर्थात जनरेशन आफ्टर जनरेशन टालनेस में कोई कमी नहीं आती। ऐसा लगता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो भी है उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन इनके दिमाग में बात आई थी कि अगर आई कलर को कंट्रोल करने वाला जो भी है, बॉडी कलर को कंट्रोल करने वाला जो भी है, वो अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टेबल रहता है तो फिर आखिरकार ये व्हाइट आई वाली मक्खी आई कहां से?
कलरलेस अर्थात येलो बॉडी वाली मक्खी आई कहाँ से? मेंडल साहब कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है उसमें स्लो चेंजेज का स्कोप है। जब तुम्हें हम वेरिएशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो पहली बात तो थी कि ये मॉर्गन ही थे जिन्होंने पहली बार म्यूटेशन की बात कही कि नहीं भाई, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो भी हैं वो स्टेबल नहीं होती होंगी, उनमें म्यूटेशन का चांस होता है, स्लो चेंजेस का स्कोप होता है। पहली बात। दूसरी बात सोचो, जैसे ही इन्होंने क्रॉस कराना शुरू किया, दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अजीबोगरीब चीज देखने को मिली। क्या? कि जो पापा का लक्षण है, ठीक है मक्खियों में पापा मम्मी नहीं कहना चाहिए लेकिन समझाने के लिए बोल देते हैं, मेल फीमेल मजा नहीं आता है। इन्होंने क्या देखा कि जो पापा का लक्षण है अर्थात ब्राउन बॉडी रेड आई, जब इन दोनों में क्रॉस कराएगा तो वो सारा लक्षण आ गया लड़कियों में, और जो मम्मी का लक्षण है वो आ गया लड़कों में। अरे, जबकि मेंडल में तो ऐसा नहीं होता था। मेंडल जब ध्यान करो राउंड और येलो सीड उसमें क्रॉस कराते थे तो ऑल राउंड एंड येलो सीड वाले आते थे, जबकि यहां तो कुछ और है। समझ गए? लक्षणों का क्या मेलनेस से कोई लेना देना है क्या? लक्षणों का फीमेलनेस से कोई लेना देना है क्या? है ना? मेलनेस फीमेलनेस से लेना देना है क्या? हाँ, इन्होंने ही खोजा था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को। इन्होंने क्या देखा था कि इसका मेल का फीमेल में जाता है और फिर फीमेल से अगली पीढ़ी की फिर मेल में जा सकता है। ऐसा लगता है लक्षण पहले इधर जाते फिर इधर जाते फिर इधर जाते। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को, चाहे इसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कह दो और चाहे इसी को कह दो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को खोजा था इन्होंने। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को खोजा था। हालांकि हम तुम्हें बताएंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम दो, मतलब किसी भी नहीं, स्पेशली ह्यूमन में ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर इंसान पर बेस्ड बात करें तो हम लोगों में ऐसे एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, ऐसे हम लोगों में 22 पेयर तो ऑटोसोम होते हैं। अब ये ऑटोसोम क्या होते हैं बाद में बताएंगे। और हम लोगों में आखिरी जोड़ी पर भी ऐसे होते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि इन क्रोमोसोम पर जनरल कैरेक्टर के अलावा टेस्टिस या ओवरी बनाने वाले जीन भी होते हैं। सेक्स ऑर्गन डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम के चक्कर में इनको सेक्स क्रोमोसोम भी कह दिया जाता है। सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। अगर दोनों एक जैसे बनाए गए तो हम तुम्हें बताएंगे अल्फा, अगर किसी सिंबल से दर्शाएं तो इसको अगर एक्स क्रोमोसोम कह दिया तो इसको भी एक्स क्रोमोसोम कह देंगे। हम लोगों और ड्रोसोफिला दोनों में ही ऐसी ऑर्गेनिज्म फीमेल होती है। और अगर हमने कहीं ऐसा कर दिया, थोड़ा सा बता दें फिर अभी पढ़ते हैं आगे, कि एक क्रोमोसोम को किसी और तरह से बनाया, दूसरे क्रोमोसोम किसी और तरह से बना दिया, ले टेढ़ा बना दिया मान लो ये। अब ये एक ही सिंबल से नहीं दर्शाए जा सकते, तो इसको हमने कह दिया फिर बाई क्रोमोसोम। और हम लोगों में इस तरह से अगर हो जाए तो फिर ये बन जाता है मेल। सॉरी, ठीक है ना। तो हम तुम्हें बताएंगे, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, तो जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये एक्चुअली शब्द क्या है का मतलब होता है कि करेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकता है और बाई क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। अब नहीं पढ़ाया जाता है, पहले हम तुम्हें बताएं, हमको पढ़ाया जाता था कि जो बाई लिंक्ड, जैसे कान पे बड़े बड़े बाल होना, इसको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं, इसका जीन बाई क्रोमोसोम पे होता है। तो ये सिर्फ मेल टू मेल टू मेल टू मेल ही जाता है। भाई जहाँ बाई क्रोमोसोम जाएगा वो लड़का बन जाएगा, और बाई क्रोमोसोम पे ही कान पे बड़े बड़े बाल बनाने वाला जीन है। ऐसे जीन को होलैंड्रिक जीन कहते हैं, जो सिर्फ एंड्रोसियम में अर्थात मेल में जाते थे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर कोई करेक्टर दर्शा रहा है, मेल से फीमेल में भी जा रहा है, इससे ये पता चलता है कि उसका जीन उस सेक्स क्रोमोसोम पे बैठा है जो मेल और फीमेल दोनों में होता है।
कौन सा होता था? यक्स क्रोमोसोम। तो चाहे तो इसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कह दो, चाहे इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कह दो, लेकिन वास्तव में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस सिर्फ यक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जीन ही दर्शाते हैं। ठीक, चलो खैर, ये तो बात की बात बीच में आई तो बता दी। तो हम तुम्हें बताना ये चाहते हैं, जैसे ही इन्होंने क्रॉस कराना शुरू किया, ठीक, तो ठीक ये आए, लेकिन जब F1 से F2 जनरेशन पैदा करना चाह रहे थे, गौर से देखना, दो लक्षणों को पढ़ रहे, लगता है मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं। सच्ची मुच्ची की बात ये थी कि जब ये यहां से यहां प्रोड्यूस करते थे तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं, डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस हो जाता था। डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस हो जाता था। अभी करके दिखाएंगे हम। और डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस इसलिए हो जाता था, प्रूव करके हम बाद में दिखाएंगे। और अगर तुम्हें डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पता हो मेंडल का, तो उसमें 50-50 का अनुपात आता था। एक मिनट के लिए थोड़ा सा दिखा दें हम तुम्हें। ये अगर डाई हाइब्रिड, भाई दोनों जोड़ी गड़बड़ हैं, इसलिए डाई माने दो, हाइब्रिड बने गड़बड़। किसी भी हाइब्रिड का जब रिसेसिव पेरेंट्स या रिसेसिव ऑर्गेनिज्म से क्रॉस कराते थे तो वही तो टेस्ट क्रॉस होता था। गैमीट बनते थे, बाद में बना के दिखाएंगे। इस तरह से 4 प्रकार की संतानें आती थी मेंडल की, जिसमें से ये संतान बिल्कुल पापा पेरेंट जैसी, ये संतान बिल्कुल मम्मी पेरेंट जैसी, ये दो नए कॉम्बिनेशन आ जाते थे। अनुपात आना चाहिए था 50% ये मिला के, अर्थात पेरेंटल टाइप, और 50% ये वाले अर्थात नए कॉम्बिनेशन आने चाहिए थे। जबकि मॉर्गन जब क्रॉस करते थे, जब पढ़ रहे थे, तो क्या देखा, ये वास्तव में यहाँ पढ़ते तो डाई हाइब्रिड क्रॉस थे, यहाँ से यहाँ तक डाई हाइब्रिड जैसा ही होता था, मगर यहाँ से यहाँ बेसिकली वो टेस्ट क्रॉस हो जाता था। और अगर ये टेस्ट क्रॉस था तो इनको जो मम्मी पापा अर्थात पेरेंटल कैरेक्टर वाली मक्खियाँ मिलनी चाहिए थी, वो 50% मिलनी चाहिए थी पेरेंटल टाइप, जबकि इनको वास्तव में मिल कितनी नहीं थी, 98.7% मक्खियाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन की मिल रही थी। 98.7, ये 0.7 कौन सी मक्खी होती है? तो ऐसे कह सकते हो कि मतलब जैसे अगर इन्होंने 1000 मक्खियाँ प्रोड्यूस की होंगी तो 987 मक्खियाँ माँ बाप जैसी थी। जिसकी बॉडी में कलर था उसकी आंखें भी रेड थी, जिसकी बॉडी में ब्राउन कलर नहीं था उसकी आंखों में भी रेड कलर नहीं था, इनकी तरह। और इनको मेंडल के अनुसार अगर ये टेस्ट क्रॉस था तो यह मामला 50-50% आना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या आ रहा था, इनको रिकॉम्बिनेंट्स जो मक्खियाँ थी, रिकॉम्बिनेंट टाइप की जो मक्खियाँ थी, ये मिल रही थी कितनी, 1.3%। बात वही है, कह सकते हो 1000 मक्खियाँ जब प्रोड्यूस की होंगी तो मात्र 13 मक्खियाँ ऐसी मिल रही थी। ठीक है ना? तो कहीं ऐसा क्यों हो रहा? सोचा चलो कैरेक्टर बदल के देखते हैं। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया ये, और जब इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया, चलो हम इसको नाम दे दें एक्सपेरिमेंट सेकंड मान लो ये। तो क्या देखा, अब की बार उन्होंने क्या किया था, बात वही थी कि एक तो ओरिजिनल अर्थात वाइल्ड टाइप मेल ली, मक्खी ली। अभी कहा था ओरिजिनल लक्षण क्या थे, लेकिन अब की बार जो 2 लक्षण ध्यान दिए थे उसमें आई कलर तो था ही, लेकिन उसके साथ में इन्होंने अब की बार बॉडी कलर नहीं लिया, विंग साइज लिया। और लंबे विंग होना उड़ने वालों का लक्षण होता है, तो लॉन्ग विंग्स। ऐसी मक्खी तो ओरिजिनल लक्षण हुए, और ओरिजिनल वाले को क्या कहेंगे, वाइल्ड टाइप फ्लाई। तो इस तरह से एक वाइल्ड टाइप फ्लाई लीनो मक्खी ली, और इसका क्रॉस करा के देखा ऐसी मक्खी से जिसकी आंखों में रंग नहीं था।
मतलब वाइट आई, रेड कलर नहीं आया। और जिसके विंग भी ऐसा लगता था अवशेषी होने लगे, वेस्टिजियल हो गए, छोटे हो गए, अर्थात विंग बहुत छोटे थे, मिनिएचर विंग वाली से कराया। तो ये लक्षण ओरिजिनल नहीं है, ये परिवर्तन के फलस्वरूप, म्यूटेशन के फलस्वरूप आए। और तुम्हें बात बता दें, चूंकि भगवान ने हमेशा अच्छी चीज़ बनाई होगी, तो जो भगवान के लक्षण होते हैं वो हमेशा मोस्टली डोमिनेंट की तरह बिहेव करते हैं। और म्यूटेशंस जो होते हैं, बाद में बने लक्षण जो हैं, मोस्टली रिसेसिव होते, कमज़ोर होते। तो इस तरह से रिसेसिव वाली से इन्होंने क्रॉस कराया। ठीक, यहां पर भी वही देखने को मिला कि पापा का लक्षण लड़की में आ गया और मम्मी का लक्षण अगली पीढ़ी के लड़के में आ गया। फिर जब इनसे संतान पैदा की तो हम तुमसे फिर कह रहे हैं, ये भी अपने मन में सोच के डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, लेकिन यहां से यहां से तो डाई हाइब्रिड ही था, लेकिन यहां से यहां तक बेसिकली ये टेस्ट क्रॉस हो जा रहा था। टेस्ट क्रॉस में 50-50% आने चाहिए थे, लेकिन हम तुम्हें बताएं यहां पर क्या था, पेरेंटल टाइप मक्खियां आ रही थी इतनी, कितनी 62.8%, यानी कि 1000 मक्खियां अगर बनाई होंगी तो उसमें से 628 मक्खियां ऐसी आती थी जो या तो पूरी तरह मम्मी जैसी हैं या पूरी तरह पापा जैसी, और नए कॉम्बिनेशन वाली भी आती थी। कितनी 37.2%। ऐसा लगता 1000 मक्खियां बनाते होंगे तो उसमें से 372 मक्खियां ऐसी आती थी। अब और दिमाग खराब, पहले वाले में एक्सपेरिमेंट में कहा 1000 में 13 मक्खियां ऐसी आती थी, अब ये 372 आने लगी। तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा। ठीक है, चलो अब वही हम इनका वास्तविक एक्सपेरिमेंट में करके दिखाएंगे। वो बताएं उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दें, तब हम उसको समझाएं, एक्सप्लेन करें डिटेल में। देखो मत भूलना कि एक मान लो सेल है, भले तुम जानते हो कि मेंडल तो खेत में बैठे थे, वो क्या जाने सेल और फिर न्यूक्लियस और फिर उसके अंदर क्रोमोसोम और डीएनए और जीन, वो कुछ नहीं जानते थे। वो तो ये ऐसे ही मानते थे कि कुछ होता है ना। कोई फिजिकल यूनिट होती है, वो तो ऐसा समझते थे। ऐसे हम ऐसे इसलिए बनाते हैं जिससे ये पार्टिकल वहां महसूस हो, ऐसा सोचते थे मेंडल। ठीक, उन्हीं की भाषा में बात करें तो ऐसा लगता था इन्हीं में से इसको मान लो किसी एक कैरेक्टर का डोमिनेंट, मेंडल की भाषा में बात करें तो ऐसा लगता है ये है इनका कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल वाई, ये है स्मॉल वाई। तो देखो जो खोखला कारतूस है वो कमजोर है, होगा वो क्या चलेगा, चलेगा कारतूस नहीं चलेगा तो असर नहीं करेगा। और जिस कारतूस में बारूद भरी दगेगा तो फायर करेगा तो असर आ जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं ये चलो लिख ही दें, अच्छा तुम कहीं कन्फ्यूजन हो जाए। ऐसा लगता है हमने इसको समझाने के लिए कैपिटल आर कह दिया, इसको स्मॉल आर, इसको ऐसा लगता है हमने कैपिटल पाई कह दिया, है ना, और इसको खोखले वाले को स्मॉल पाई, ऐसे मान लेना। ये बात मेंडल सोचते थे, लेकिन जब सटन एंड बोवरी आए तो वो ये कहना चाहते थे कि ये है मेरा ये, अब देखो यहां पर हम न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे क्योंकि जगह कम है,
मान लेना कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स है। तो ऐसा सोचने लगे थे कि धागानुमा होते होंगे, ऐसा सोचते थे सटन एंड बोगरी। किस सन की बात है? 1902। अगर मेंडल की तरह सोचे तो ये लगता कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर क्रोमोसोम है, ये कैपिटल वाई क्रोमोसोम है, स्मॉल वाई क्रोमोसोम। लेकिन अब 1910 आ गई, मॉर्गन का जमाना आ गया। मॉर्गन साबित करेंगे ये क्या, देखो ये सेल बनाई, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे, हम कह रहे हैं बार बार जगह कम है। मॉर्गन ये साबित करने की कोशिश करेंगे, ये है मान लो क्रोमोसोम, पतले पतले ही बना दे। मॉर्गन कहेंगे कि ये संभावना है एक ही क्रोमोसोम पर जिन लक्षणों को हम पढ़ रहे हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर बैठे हों। ये ऐसे, इधर वालों को बिगाड़ देने की जरूरत नहीं अभी, ठीक। ये कौन साबित करेगा? मॉर्गन। ठीक। और वैसे भी तुम्हें ध्यान हो, हम तुम्हें एक कैसेट बताते थे किसके समतुल्य? क्रोमोसोम के, है ना। एक कैसेट के क्रोमोसोम मानते थे, और एक कैसेट पर एक ही गाना हो। मान लो कोई कैसेट है, इसी क्रोमोसोम कहते थे, इसके अंदर की रील को हम डीएनए मानते थे, और चरखी को हिस्टोन, जिसके ऊपर लपेट के रील पैक कर दी गई। लेकिन हम एक बात कहा करते थे कि हाँ, ये बिल्कुल संभावना है कि यहाँ पर एक इस पूरी रील पर कई सारे गाने हों। अच्छा बताना, ये कैसेट के अंदर सारे गानों के टुकड़े अलग अलग पड़े होंगे कि आपस में चिपके होंगे? आपस में चिपके होंगे, आपस में लिंक्ड होंगे। तो एक क्रोमोसोम पर कई जीन हो सकते हैं, और एक क्रोमोसोम पर जितने जीन हैं वो उनके बीच कोई फिजिकल एसोसिएशन होता है, वो लिंक्ड होते हैं। इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे कि म्यूटेशन, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के अलावा रिकॉम्बिनेंट टर्म भी इन्होंने ही दिया था, और साथ साथ लिंकेज टर्म भी इन्होंने दिया था, या लिंकेज को इन्होंने ही खोजा था। कैसे खोजा था वही अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वही बताने जा रहे हैं। देखो जरा, किसी एक एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते, मान लो ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक। तो मैं पहले हम सब कुछ करके दिखाते मेंडल की तरह। सोचो अगर ये मेंडल की तरह है तो ऐसा लगता है ये जो मक्खी है इसकी एक सेल में ये है आई कलर वाला जीन, और ये है दूसरी, क्योंकि मेंडल भी ये कहते थे कि प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर होते हैं। और मेंडल ये भी कहते थे कि जब भी किसी को पेरेंट बनाओ तो उसके दोनों फैक्टर एक समान होने चाहिए, यानी कि अपने कैरेक्टर के लिए वो ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन होना चाहिए। इसलिए हमने दोनों, ऐसा लगता है कैपिटल आर बना लिए। रेड आई, मुझे एक बात पता है, ये रेड फ्लावर होता था तो स्पेलिंग आर की, रेड की स्पेलिंग का पहला अक्षर लेते थे डोमिनेंट के लिए मेंडल, और वाइट अर्थात उसी कलर के रिसेसिव के लिए डोमिनेंट वाली की स्पेलिंग का स्मॉल लेटर लेते थे, इसलिए कैपिटल आर लिखते थे, स्मॉल आर लिखते थे। लेकिन हम तुम्हें बताएं, समय के अनुसार मल्टीपल एलिलिज्म का फिनोमेना आया। मेंडल तो सोचते थे एक कैरेक्टर के लिए 2 ही फैक्टर होते हैं, अर्थात 2 ही एलील होते हैं। देखो फैक्टर या एलिमेंट सब मेंडल कहते थे, बेटसन उसी चीज को एलील कहते थे, जॉनसन उसी चीज को जीन कहने लगे थे। जब मल्टीपल एलिलिज्म केस आया तो फिर जो एलील को रिप्रेजेंट करने का तरीका था थोड़ा बदल दिया गया। फिर क्या करने लगते थे कि जैसे मान लो ड्रोसोफिला की बात करें, उसकी ओरिजिनल आई कलर रेड था, तो आई कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जो एलील है वो आर नहीं लिखते थे। फिर क्या करने लगे, जो फर्स्ट म्यूटेंट होता है, रेड से पहली बार व्हाइट आई बनी थी, तो व्हाइट की स्पेलिंग लिखने लगे थे डब्ल्यू, और अगर आई कलर है व्हाइट, उसका डोमिनेंट बनाना होता था तो ऐसे प्लस लिख देते थे, उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट बना देते थे।
तो यहाँ पर अगर मेंडल की भाषा में बात करें तब तो ऐसा लगता है ये कैपिटल आर लिख दिया। अगर मॉर्गन की भाषा में करें तो लगता है हमने डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू प्लस यही ऊपर लिखते हैं, ऐसे लिख दिया डब्ल्यू प्लस। बाद में ये भी होने लगा कि प्लस हम समझते हैं डोमिनेंसी दर्शाने के लिए लिखा जाता है, तो केवल प्लस लिखने लगे थे, ठीक ना। चलो खैर अभी हम बताते हैं तुम्हें, तो हम तुम्हें थोड़ी देर के लिए अभी मेंडल की नज़रों से देख के पढ़ाते हैं। तो ऐसा लगता है इन फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा बाद में बता देंगे कि यह है मान लो 2 फैक्टर जो कि आई कलर के लिए हैं, और ये 2 फैक्टर है मान लो बॉडी कलर के लिए है। क्रॉस कराया गया भाई किससे? इस मक्खी से। क्या? जिस मक्खी में न तो आई को कलर देने वाला एलील दमदार है, न ही बॉडी को कलर देने वाले एलील दमदार है, खोखले हैं, बेकार है, रिसेसिव है ना। मेंडल की नज़रों में है तो ऐसा लगता है ये स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई। मॉर्गन की नज़र से देखें तो ये लगेगा डब्ल्यू प्लस है ना। बॉडी कैसी होती है? ब्राउन। तो इस तरह से हम तुम्हें बताएं ये, और लेकिन उसका फर्स्ट म्यूटेंट था येलो, तो इनको कहोगे स्मॉल वाई। यहाँ वाई प्लस बाद में लिख के दिखा देंगे। सोचो जरा। चलो ये तो बॉडी सेल हैं, गैमीट्स बनाओ। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट अगर मेंडल की तरह सिंपल करके दिखा रहा है तो ऐसा लगता है ये फैक्टर इसके साथ आ जाएगा। तो कुछ ओवा शायद ऐसे बने जिसमें ये इसका खोखला आ गया, शायद ये इसका भी खोखला आ जाए, ठीक है। कुछ ऐसे भी संभावना है। या ये वाला हो सकता है इसके साथ आए। मंडल ये कहते थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही कहता था। तो हो सकता है कुछ ओवा ऐसे बन जिसमें ये और ये आ जाए। इंडिपेंडेंट है वो तो कहीं भी जा सकते हैं। फिर हो सकता इसके पास भी चांस है, ये इसके साथ भी आ सकता है, ये इसके साथ भी आ सकता है ना। ये इसके साथ भी आ सकता है। तो देखो गैमीट हमेशा 4 ही बनते हैं। जल्दबाजी वाले 2 बना के दिखा दे। ऐसे यहाँ बना दो तो यहाँ ये इसके साथ आ सकता है और ये इसके साथ भी आ सकता है ना। तो ये मेल है इधर वाला, तो यहाँ थोड़ा स्पर्म जैसा रूप दे दें, ऐसा लगता है ये आ गया, ये वाला और ये आ गया। देखते रहना। हम यहाँ पर इसलिए ज़्यादा गैमेट बनाना नहीं सिखाते कि देखो ये आ गए और ये इसके साथ भी आ जाए तब भी एक ही जैसे बनेंगे सारे स्पर्म। चलो अच्छा बनाए थे, ये मान लो आ गया ये और साथ में ये आ गया। इसी तरह इसके पास भी चांस है, ये इसके साथ भी आ सकता है, ये इसके साथ भी आ सकता है, यानी कि ये, अरे भाई या ये इसके साथ आ सकता है। देखो गिनती भले 4 बन गई लेकिन सच्चाई है टाइप एक ही है। ये सारे खोखले फैक्टर वाले, ये सब ठोस फैक्टर वाले, तो कोई किसी से भी मिला दे, ठीक। अब हम किसी एक ही से बना दे क्या फ़ायदा। इसलिए हम लोग जब F1 पैदा करते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे नहीं पैदा करते, एक ही बार में ऐसे बना के दिखा देते हैं कि जो भी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उनमें आई कलर का ये आएगा और एक इधर से आई कलर वाला आएगा। बॉडी कलर का मान लो ये आ गया तो बॉडी कलर का ये आ गया। तो 1000, 2000, 10,000 जितने बच्चे बनने चाहिए थे उन सब की आंखें इसकी वजह से रेड होनी चाहिए और इनकी वजह से बॉडी ब्राउन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए थी। ऐसा लगता ऐसे ही होते थे F1।
ऑल राउंड एंड येलो। ठीक, यहां तक तो मेंडल का डायबिट का लग रहा है। इसके बाद जब वो आगे प्रोसीजर करते तब सोचो क्या था। इस मक्खी का इससे क्रॉस कराया, बिल्कुल मम्मी के लक्षण वाला। मम्मी इसकी कैसी थी? रिसेसिव, यानी कि ऐसा लगता है अब इस फ्लाई का हम क्रॉस दोबारा कराने जा रहे हैं ऐसी मक्खी से जिसकी आंखों में भी कलर नहीं और बॉडी में भी कलर नहीं। इसलिए आंखों वाले दोनों होंगे खोखले, बॉडी वाले भी दोनों होंगे खोखले। कहा था जब किसी अननोन डोमिनेंट वाले का क्रॉस हम रिसेसिव से कराते हैं तो ये एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस हो जाता है। चूंकि दो लक्षण ध्यान दे रहे इसलिए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो रहा है। इसी तरह 4 गैमेट्स फिर बनेंगे। इतनी बार अब कौन समझाए, चलो एक बार बता ही दे रहे हैं। और वो गैमेट हम डायरेक्ट समझाएंगे तो बना के दिखाएंगे, लेकिन डायरेक्ट पुन्नेट स्क्वायर भी इसको अरेंज कर देंगे। ठीक, देखना गौर से। चलो मान लो ये है मेल, तो इसमें स्पर्म बनेंगे, और ये फीमेल। अब सोचो यहां पर भी वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होगा। मान लो ये वाला इसके साथ आ सकता है, ये वाला इसके साथ भी आ सकता है, ये वाला इसके साथ आ सकता है, ये वाला ये वाला इसके साथ आ सकता है। ठीक, चलो ये ओवा सजा लिए हमने सारे। अच्छा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इनकी तरह, चाहे ये इसके साथ आ जाए तो भी दोनों खोखले रहेंगे, चाहे ये इसके साथ तो भी दोनों खोखले, चाहे ये इसके साथ तो भी दोनों खोखले, चाहे ये इसके साथ तो भी दोनों। तो यहाँ हम गिनती 4 बनाने से क्या फायदा, इसकी तरह एक ही बना ले रहे हैं। नीचे हटा दे रहे हैं, खामखा इतना टाइम में ख़राब होगा। इतने सारे बच्चे बनाएंगे, 16 बच्चे बन जाएंगे अगर, लेकिन हम एक ही से बनाए दे रहे। ठीक है, जरा समझना। अब सोचो हुआ क्या कि ये यहाँ मिले, तो जो जाइगोट बना उसमें दोनों का खोखला आया। ये रख लें पहले। अच्छा चलो, ये इधर से आ गया, ये लाल वाला इधर से आ गया, ये लाल वाला खोखला आ गया, ये इधर से आ गया, ये इधर से आ गया, ये लाल वाला इधर से खोखला आ गया, ये भी खोखला आ गया, ये इधर से ठोस आ गया ऊपर से, ये इसका खोखला आ गया, ये ठोस आ गया, ये भी खोखला आ गया। 4 बच्चे बने। तो 4 बच्चे में ये देखो, इसमें ना आई कलर आएगा ना बॉडी कलर आएगा, इनकी मम्मी के जैसा। इसमें आई कलर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल एक पेरेंट जैसा हो गया, मम्मी जैसा हो गया। 1 2 3 4, हमने तो ये 4 ही बच्चे बनाए। टोटल अगर ये चारों गैमेट सजाए होते तो शायद टोटल 16 बच्चे बनते। तो हम कह सकते हैं 4 बच्चे तो ऐसे आएंगे 16 में से। 4 बच्चे, इसको देखो जरा गौर से, बॉडी कलर भी, आंख में कलर भी आ जाएगा इसकी वजह से, कारतूस चल जाएगा, असर आ जाएगा इसकी वजह से। तो अगर लगता है ये बिल्कुल अपने पापा पे गया। 4 बच्चे ऐसे बनेंगे 16 में से। इसमें इसकी वजह से आंखें तो लाल होंगी, बॉडी कलरलेस हो जाएगी, अर्थात येलो हो जाएगी। अहीं ऐसा तो कोई मम्मी पापा में से नहीं था जिसकी आंखें रेड हो बॉडी येलो हो। नया कॉम्बिनेशन आ गया लक्षणों का। यहाँ पर देखो आंखें वाइट है तो बॉडी भी कलरलेस होनी चाहिए, मगर बॉडी ग्रे आ जाएगी या ब्राउन आ जाएगी। इसका मतलब 4 में से 16 में से 4 ये और 16 में से 4 ये लक्षणों के नए कॉम्बिनेशन है। चाहे कह दो ये मिला लिया तो 16 में से 8, ये मिला दिया 16 में से 8।
ना। तो इस तरह से सब कुछ मेंडल जैसा होता तो ये आते रिकॉम्बिनेंट्स कितने 50% आने चाहिए थे, और ये मिलाकर पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। 25% इधर और 25% इधर, 1/4 आएगा ना, काटोगे डिवाइड करो तो टोटल पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आएंगे 25 और 25 यानी कि 50% टोटल। ऐसे ठीक। यानी कि अगर सब कुछ जब क्रॉस करा रहे थे, सब कुछ मेंडल जैसा होता, तो फिर पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नए कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट्स आने चाहिए थे बराबर बराबर, जो भी सच्चाई नहीं थी। इनके पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहे थे 98.7% इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। इनके न्यू कॉम्बिनेंट्स आ रहे थे, रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे थे 1.3%। इनका सर चकरा गया कि मेंडल साहब का तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 50% मामला आता था, इनकी जितने पेरेंटल उतने रिकॉम्बिनेंट्स आते थे, मेरे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा क्यों आ रहे? ऐसा तो नहीं, करेक्टर करने वाले को कंट्रोल करने वाले ये फैक्टर आपस में लिंक्ड हो, चिपके हो। चलो हम चिपका के देखते हैं पहले भाई, चिपका के दिखाते हैं। तो इनका चिपका के दिखाने वाला हम यहाँ पर करके दिखाएं, इससे पहले हम चाहते हैं कि तुम्हें हम थोड़ा सा मियोसिस के बारे में बता दें कि हमेशा एक सेल से 4 गैमीट बनते कैसे। वो चाहे मेंडल हो, चाहे मॉर्गन हो, चाहे आज हम लोगों के टेस्टिस ओवन बनते हैं, वो असली फिनोमेना है। एक बार हम थोड़ा मियोसिस दिखा दें, फिर इनकी दूसरे पहलू पे जाते हैं। देखो ये सब लोग को पता था, हम ये चूंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाए थे, तो हमने कहा था कि मान लो ये मेरे टेस्टिस हैं, इन्हीं में से कहीं कहीं पर कंपार्टमेंट बन जाते जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते थे। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल में तुम जानते थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर थोड़ा बड़ा बना ले तो ये सेल्स होती थी। बीच में टाल पिलर लाइक सेल्स अलग बात है, जिनको हम लोग सर्टुली सेल्स कहते थे। तो हम ये कहते हैं, मान लो जिस लड़के का टेस्टिस बनाया वो अभी पैदा हुआ, 1 साल 2 साल 14 साल 16 साल, जब उस पर प्यूबर्टी आ जाएगी, प्यूबर्टी उस उम्र को कहते हैं जिस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल हो जाते हैं, तब इन सेल्स में डिवीजन शुरू होगा। ऐसा लगता है जन्म से लेकर 16 साल की उम्र तक, एज ऑफ प्यूबर्टी तक ऐसी शांत पड़ी रहती हैं, और इस शांत पड़ी रहने वाली इस अवस्था को क्या कहते हैं? जी0 फेज। ठीक। अब मान लो प्यूबर्टी आ गई, मियोसिस शुरू होगा। गैमेट्स हम लोगों में जो डिप्लॉयड होते हैं उनमें मियोसिस से बनते हैं। तो अब मियोसिस होने जा रहा, देखो जरा। तो हमने तुमसे कहा था कि जी0 फेज की सेल है, और हालांकि जी0 फेज में इस तरह के क्रोमोसोम दिखते नहीं हैं। जब सेल डिवीजन पढ़ाते तब हम बताते हैं कि जी0 फेज में ऐसा लगता है किसी ने मोतियों वाली माला उलझा फुलझा के डाल दी हो। बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे क्रोमोसोम का गुत्तम गुत्ता जाल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन हम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए तुम्हें समझा पाएँ, इसके लिए इनको क्रोमोसोम का रूप दे देते हैं, और बार बार करें। जी0 फेज में क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। खैर, अब अगर ये सेल डिवाइड करना चाहती है तो इंटर करेगी सेल साइकिल में। बीच में एस फेज आएगी। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन। प्रत्येक क्रोमोसोम पे जितना डीएनए वो डबल हो जाएगा, नतीजा प्रत्येक क्रोमोसोम अंग्रेजी के एच के आकार का दिखने लग जाएगा। ठीक। अब शुरू होने जा रहा मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकेंड होगा। हालांकि हम लोग जब मियोसिस पढ़ते हैं तो तमाम फेज पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक। एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती। 1 से 2 सेल बन जाएंगी, लेकिन फिर एक बार डिवीजन होता है। फिर आती है प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज, फिर आती है टीलोफेज। इस पर इधर भी लिख सकते थे, इधर भी लिख दिया हमने। ठीक। किस प्रोफेज की बात करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, यहाँ फर्स्ट लगा दिया जाता है। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज है ना, इसलिए प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट।
यहाँ से यहाँ जब हो रहा है मियोसिस सेकंड कहते हैं, इसलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए सबके नाम में सेकंड सेकंड लगा दिया जाता है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। लेकिन अभी हम बहुत डिटेल नहीं बता सकते, थोड़ा सा समरी देंगे कि जैसे ही G2 फेज के बाद सेल प्रोफेज में पहुंची, जब हम लोग सेल डिवीजन खूब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम तुम्हें बताएंगे कि प्रोफेज में कुछ नहीं होता है। सिंपली इतना होता था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपीयर हो जाते हैं, और ये जो सेंट्रियोल थे एनिमल सेल के, ये अपने अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते थे। कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस ही इंडिकेशन होता है कि प्रोफेज कंप्लीट हो गई। तो ये सारी कहानी बार बार बनाने में जगह कम है, इसलिए हमने बनाई नहीं। प्रोफेज के बाद आएगी सेल मेटाफेज में। सेंट्रियोल से कुछ फिलामेंट। मेटाफेज में सबसे बड़ी घटना ये होती थी कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सेल की भूमध्य रेखा पर अर्थात इक्वेटर पर आके अरेंज हो जाते। देखो, हम तुमसे कह भी थे कि हम लोगों का जब जन्म होता है तो स्पर्म के रूप में हम लोगों को एक क्रोमोसोम पापा साइड से मिलता है, एक मम्मी साइड से मिलता है। एक पापा साइड से मिलता है, एक मम्मी साइड से मिलता है। एक पापा साइड, ऐसे हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम पापा साइड से आते हैं, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आते थे। हम चाहते थे हम दोनों डार्क बना सकते थे, लेकिन फिर हम उनको इधर उधर चेंज करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए एक को हमने जानबूझ के डोमिनेंट बनाया तो दूसरे को रिसेसिव बना के समझाया, जिससे डायग्राम में क्लियरिटी आ जाए। तो हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे समझो कुल मिला के कि ये क्रोमोसोम पापा से आया पहली जोड़ी का, तो ये पहली जोड़ी का दूसरा क्रोमोसोम मम्मी से मिला। ये पहली जोड़ी का दूसरी जोड़ी का पहला क्रोमोसोम पापा से आया तो ये मम्मी से मिला। ऐसे ही हम लोगों में 2300 जोड़ी होंगे। अब पापा से मिला, मम्मी से मिला, कहानी लंबी है तो हम तो सीधे कहते थे इसको पापा, इसको मम्मी मान लो, इसको ताऊ, इसको ताई मान लो, चाचा चाची, भैया भाभी, कुल मिला के इंसान की सेल में ऐसे 23 जोड़ी लोग रहते हैं। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज खत्म हो गया। अब आगे देखो क्या होने वाला। फिर जब मेटाफेज आती है तो इस घर में जितने भी लोग रहते हैं ये घर की मध्य रेखा पर ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ऐसा लगता पापा लेट गए, बगल में मम्मी, ताऊ लेट गए, ताई, चाचा चाची, भैया भाभी, 2300 जुड़ी लोग लेटे होंगे ऐसे, अर्थात 2 रो में लेट जाते हैं। 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है, ये मियोसिस में बताया जाता है। फिर इधर सेंट्रियोल से कुछ फिलामेंट इनकी कमर से चिपक जाते हैं, अर्थात सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। पूरी तर्क रूपी संरचना बन जाती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल। फिर एनाफेज आएगी जिसमें यहाँ से कैंची चलेगी, ऊपर वाले दोनों क्रोमोसोम इधर की तरफ, नीचे वाले इधर मूव करेंगे। टीलोफेज मूव करते करते अपने टीला पर अर्थात टर्मिनल पर पहुंच जाएंगे, है ना। और फिर जब अपने अपने टर्मिनल पहुंच जाएंगे तो इनके चारों तरफ फिर से वही सब कुछ हो जाएगा जो प्रोफेज में होता है, उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब रीअपीयर हो जाएंगे। और फिर साइटोकाइनेसिस होगी, नतीजा 1 से 2 सेल बन गई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब ये शुरू होगी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो हमने जानबूझ के बनाया नहीं। फिर तुम सब तो प्रोफेज सेकंड आएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर डिसअपीयर हो जाएंगे। मेटाफेज में आके ये फिर भूमध्य रेखा पर लेट जाएंगे। एनाफेज में फिर इनके बीच से कैंची चलेगी। टीलोफेज में अपने अपने टीला पे चले जाएंगे, ये इधर टीले पे आ गए इधर, और बाद में साइटोकाइनेसिस हो गया। तो इस तरह से 4 सेल बनती हैं मियोसिस में एक पेरेंट सेल से। लेकिन जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बढ़ाई थी तब हमने तुमसे एक बात कही थी कि मेटाफेज पर जब ये चाचा चाची, ताऊ ताई लेटते हैं तो इनके लेटने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसमें क्या किया, जिस तरफ पापा लेटे उधर ही ताऊ, जिधर मम्मी है उधर ही ताई जी। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ हमने ये पापा बनाए, नीचे साइड मम्मी बनाई, ऊपर इधर ताई जी बना दी, इधर ताऊ जी बना दिए, तो कहानी बिल्कुल वैसे ही चलेगी कि ये ऊपर जाएंगे, ये नीचे चले आएंगे। फिर सेकंड शुरू होगा, मियोसिस सेकंड, इनके बीच से कैंची चलेगी एनाफेज सेकंड में। नतीजा ये वाली दोनों क्रोमेटिड अलग में पहुंच जाएंगी, ये वाली दोनों क्रोमेटिड दूसरे में पहुंच जाएंगी, ये वाली तीनों क्रोमेटिड इसमें पहुंच जाएंगी, ये वाली क्रोमेटिड ऐसे। तो यहाँ ये समान गैमेट्स ऐसे बनते हैं। हम लोग वैसे जल्दबाजी में बना लेते हैं, लेकिन अगर पूछे ये गैमेट के टाइप कितने हुए तो इसको मिला के एक ही टाइप है। सब तो मेंडल की नज़रों से देखें तो लगता है कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई।
स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पर ऐसे मेंडल के नेचुरल्स लिखते थोड़ा ऐसा लगता है कुछ गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले, कुछ बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले। गिनती दो दो बनेगी लेकिन टाइप तो इतना ही है ये। ठीक, फिर से लिख दें। ठीक, ये वाले यहां गौर से देखो कैपिटल आर लेकिन स्मॉल पाई, यही मेंडल क्या करते थे। और यहाँ क्या है स्मॉल आर मगर कैपिटल पाई। तो हम लोग जल्दबाजी में मेंडल जब पढ़ाते हैं तो ऐसे ही कर देते हैं, ये इसके साथ आ सकता है, ये इसके साथ एक्चुअल मैकेनिज्म ये होती। ठीक, 4 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। एक बार कायदे से इसको देख लो, बार बार हम इतना डिटेल नहीं बता सकते और हम कहते हैं इतना डिटेल भी जानने की जरूरत नहीं। गौर से देखो तो इसी डायग्राम में समझ में आ जाता है कि आने वाली सेल्स में एलील का टाइप क्या होगा। देखो ना, ये गौर से देखोगे तो यही भविष्य की एक गैमेट हो गया जिसमें ये ऊपर वाली दोनों हो जाएंगे, वो ये वाली दोनों भविष्य की दूसरी सेल में पहुंच जाएंगी, ये और ये तीसरी सेल में पहुंच जाएंगी, कहीं दिख रहा, और ये चौथी में पहुंच जाएंगी। अगर पॉसिबिलिटी ये है तो यहाँ पर भी यही है। तो हमको तो मेटाफेज में ही आने वाली 4 सेल्स दिखने लग जाती कैसी होंगी। चलो अब हम तुम्हें बताते, तो हम फिर कह रहे हैं अब हम इतना डिटेल बार बार नहीं पढ़ाया करेंगे, हम G0 फेज बनाया करेंगे, ये बनाया करेंगे आफ्टर एस फेज, फिर डायरेक्ट हम मेटाफेज बना के डायरेक्ट सेल बनाया करेंगे। ठीक ना, तुम्हें ना समझ आती इसको तुम बार बार वीडियो में देख सकते हो। चलो देखो, ये तो मेंडल जैसा था, इनके मन में आया कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनना है, रेड आई के साथ ब्राउन बॉडी ज़्यादा आ रही, या फिर कह सकते हो कलरलेस आई के साथ येलो बॉडी ज़्यादा आ रही। ऐसा तो नहीं, बॉडी कलर का येलो बॉडी कलर वाला और वाइट आई वाला फैक्टर आपस में चिपका हो, करके दिखाते हैं हम तुम्हें। देखो अब इनकी नज़रों में बात करते हैं, वो मेंडलिज्म था मत भूलना, तो फिर मामला 50% आना चाहिए था जो आया नहीं। इनको देखो, इस मक्खी को हम इधर बना रहे हैं। अच्छा, चूंकि करेक्टर का सेक्स से लेना देना था, ड्रोसोफिला की थोड़ी बात बताएं। जैसे हम लोगों में सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ड्रोसोफिला में मात्र 4 पेयर होते हैं। ये मान लो पहली जोड़ी के हैं, ये दूसरी जोड़ी के हैं, ये तीसरी जोड़ी के। सारे एनिमल्स में सेक्स क्रोमोसोम हमेशा लास्ट पोजीशन पर रखे जाते हैं, मगर ड्रोसोफिला में उल्टा होता है, वहां फर्स्ट पोजीशन पर रखा जाता है। ये है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, हाँ, दोनों एक समान बना दिए तो हम एक ही लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एक्स, तो हम समझ जाते हैं फीमेल है। और एक उल्टा बनाया, एक ये बनाया, तो समझ जाते हैं एक्स वाई, अर्थात ये मेल का आइडियोग्राम बनाया हमने। ये जो लक्षण पढ़ रहे हैं, इस सेक्स से इनका लेना देना है, लेकिन सोचो सेक्स क्रोमोसोम तो 2 हैं, एक्स वाई, इनका जीन किस पे लिंक्ड सोच रहे होंगे, ये एक्स पे कि वाई पे? एक्स पे। क्यों? क्योंकि ये लड़कियों में भी जाता है, और सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम ऐसा होता है लड़कियों में भी होता है और लड़के में भी होता है। सॉरी, तो हम तुम्हें बताने वही करके दिखा रहे हैं। देखो अब मॉर्गन ने जो सोचा वो होने जा रहा। इन्होंने सोचा कि चलो ये मेल बी है, फ्लाई है, ऐसा तो नहीं, मेल है तो इसमें एक ये वाई क्रोमोसोम होगा, एक ये एक्स क्रोमोसोम होगा। इसका क्रॉस कराया इस फीमेल से, फीमेल में एक्स एक्स लास्ट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे बना। इनके मन में एक बात आई कि एलील आपस में चिपके तो नहीं, लिंक्ड नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ये डोमिनेंट है तो इसका हम तो बताएं ये भी ठोस लिया, ठोस माने असरदार कारतूस। ये इनके मन में जो आया कि एक क्रोमोसोम पर कई करेक्टर के एलील हो सकते हैं, अरे कमखत बन जा। और मान लो ये इन्होंने बॉडी कलर वाला लिया,
ये फीमेल है, इसमें आँख का कलर वाला भी खराब है, यानी कि कारतूस बेकार है। अरे बुरा पड़ा। और बॉडी कलर वाले भी दोनों फैक्टर मान लिया खराब है, खोखले मतलब। ठीक, चलो अब हम गैमीट्स बनाएंगे। तो गैमीट्स बनाते समय ऐसा लगता है ये G0 फेज की सेल है, आफ्टर एस फेज यही सेल ऐसी हो गई होगी, हम बाद में बिगाड़ देंगे भाई। डीएनए की मात्रा इसमें भी डबल हो गई होगी, इसमें भी डबल हो गई होगी। जब इसी की फोटोकॉपी हुई तो ये भी खोखला ही रहेगा। इस भुजा की पूरी की फोटोकॉपी हुई तो जो यहाँ लिखा था वही यहाँ लिख गया। डुप्लीकेशन मतलब ही होता है भाई, पहली मार्कशीट में फेल हो, फोटोकॉपी कर लो, उसमें पास थोड़ी हो जाओगे। और चूंकि इसने भी अपने डीएनए की मात्रा डबल कर ली तो ये भी अब ऐसा हो गया। यहां भी करके देख लेते हैं। ये सेल जब गई होगी एस फेज में थोड़ी बड़ी बना ले रहे भाई, इस क्रोमोसोम ने भी अपनी डीएनए की मात्रा डबल कर ली होगी, ऐसा बन गया। और इसने भी ऐसे कर ली। ये फैक्टर यहाँ था ठोस वाला, तो चूंकि ये इसी फोटोकॉपी है तो इस पर ठोस ही आएगा। इधर भी ठोस था, इधर भी ठोस आएगा। अब इनको डायरेक्ट उसकी तरह सोचो, मेटाफेज में जैसे अभी हमने पढ़ाया था इसकी तरह। E4 हो गई, ये भविष्य की एक सेल में चली जाएंगी, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। तो वही करने जा रहे हैं, देखना। यहीं से हमें भविष्य के 4 गैमेट दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये एक पूरे गैमेट में चला जाएगा, ये दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। भाई पहले यहाँ से कैची चलती, फिर यहाँ चलती, ऐसे यहाँ। तो चलो ये करने के बाद हम डायरेक्ट गैमेट्स बनाए दे रहे हैं। इसमें गैमेट्स क्या बनेंगे, एक बना लो चाहे 4, जगह कम है इसलिए इसको हटा दें, महसूस करना है। तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं, लेकिन 1 2 3 4 ये 4 बनेंगे। 1 2 3 4 ऐसे 4 मेल गैमेट भी बनेंगे। तो इनको हटाए दे रहे, समझाने के लिए बनाया था। और हम तुम्हें अब डायरेक्ट गैमेट यहाँ पर बनाए दे रहे, देखना। ये जगह भी कम है ना, तो ऐसा लगता है ये फीमेल है। तो इसमें जो एग बनेंगे वो सब ऐसे बनेंगे। गिनती में तो भले 4 बने, लेकिन सब ऐसे ही बनेंगे, ऐसे। इसी तरह इसमें जितने स्पर्म बनेंगे वो 2 प्रकार के बन जाएंगे। एक में ये वाला आ जाएगा, ठोस वाला, और एक में ये भी ठोस। ठीक, ऐसे। और एक में ये वाला बना दिया। एक भी को कम से कम 2 तो अच्छा बना ही लें, देखना। एक कम से कम एक और बना लें, खोखला और खोखला। अब बात वही है कि अगर ये एग और ये स्पर्म मिल गया तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। और उसमें फीमेल बनेगी, क्योंकि इधर से आया एक्स, इधर से भी सीधा सीधा अर्थात एक्स आया। फीमेल है तो थोड़ी मोटी ताजी बना दी, तो फीमेल बनेगी। ठीक, लेकिन ये आई कलर वाला बेकार है, तो इसमें आंखों में रंग नहीं आएगा।
और बॉडी कलर वाले में गौर से देखो, नहीं इधर से आई कलर का ठोस आ गया, इधर से बॉडी कलर वाला खोखला आया, लेकिन इधर से तो ठोस आ गया भाई। तो इस मक्खी में इसके चक्कर में रेड आई बन जाएगी, इसके चक्कर में ब्राउन बॉडी बन जाएगी। तो यही तो हो रहा था, कोई बात नहीं, ये इससे भी मिल सकता, संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको बना दे रहे हैं। सोचो कहीं ये मिल जाते तो क्या है, इधर से एक्स क्रोमोसोम आया, इधर से टेढ़ा वाला यानी कि वाई वाली क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम लड़का बन जाएगा। बना दें, चलो सूखा सागर लगा दे लंबा। अब होगा क्या कि हम तुम्हें बताएं, इधर से जब एक्स आया तो ये खोखला आ गया, ये भी खोखला आ गया, इधर से वाई आया, उस पर तो ये वाले जीन ही नहीं। तो क्या समझते, हाँ ये जो मेल बना, लड़का बना, ये वास्तव में ना आंखों में कलर होगा ना बॉडी में कलर होगा, ओरिजिनल कलर नहीं होगा। और इस तरह से जो फीमेल बनी उसमें कह सकते हो आंखों में भी रेड कलर है इसकी वजह से, और बॉडी में भी ब्राउन कलर है इसकी वजह से। यहां तक तो सब कुछ ठीक लग रहा, ऐसे ही होता था। लेकिन हमने क्या कहा था, इसके नीचे का खेल देखो तो क्या हो रहा, ऐसा लगता है किसी हम डाई हाइब्रिड का रिसेसिव से क्रॉस कराने जा रहे हैं। किसी भी हाइब्रिड का जब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते थे तो वो टेस्ट क्रॉस बन जाता था। तो ठीक है, टेस्ट क्रॉस करा के हम दिखाते तुम्हें, देखना गौर से। यहीं पर गैमीट्स बना लें, गैमीट्स बनाते समय ठीक है, ये सेल G0 फेज के मानना, इसके बाद ES फेज में जाएंगे, DNA का डुप्लीकेशन हो जाएगा, बना रहे फिर बिगाड़ देंगे। यही सेल जब जाएगी तो ES फेज के बाद इसमें DNA की मात्रा डबल हो जाएगी, ये वाला क्रोमोसोम अपनी मात्रा डबल कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये वाला भी कर लेगा। क्रोमोसोम अंग्रेजी के H क्या कर देने लगते थे, ऐसा यहाँ पर भी होगा, इनकी बॉडी सेल भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे चलो भाई, हम इनके एलील या जीन या फैक्टर बना दें। इस पे खोखला था तो इस वाले पे भी खोखला ही होगा, क्योंकि ये भुजा इसी की फोटोकॉपी है। ये खोखला था तो इस पे भी खोखला ही होगा, लेकिन इस पे ये ठोस था और ये भी ठोस था, तो ये भुजा इसी की फोटोकॉपी हुई, इसलिए यहां पर भी ठोस रहेगा और यहां पर भी ठोस ही आएगा। इसी यहां पर इस पे यहां जब खोखला था तो इस भुजा पे भी खोखला आएगा। यहां पर जब खोखला था यानी कि रिसेसिव फैक्टर था, इस पे भी रिसेसिव फैक्टर आएगा, इस पे तो फैक्टर ही नहीं थे। तो इस तरह से यही भविष्य के 4 ओवा मान लो, 1 2 3 4, ये 4 स्पर्म मान लो, 1 2 3 4, ये 4 स्पर्म बन जाएंगे। लेकिन ये स्पर्म बिल्कुल एक समान होंगे, ये बिल्कुल एक समान होंगे। इसी तरह ये ओवा भले अभी एक समान है, ये ओवा एक समान है, तो 4 बनाने से क्या फायदा? कोई समझ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? चाहे ए वाला बना लो चाहे बी वाले, टाइप तो एक ही है ना। हम यही अब करने जा रहे हैं, थोड़ा सा देखना, इसी पे हम बिगाड़े ना चलो, या क्या करें, इसको थोड़ा सा साइड में रख लें जिससे ये बना भी रहे और तुम समझ भी पाओ। यहाँ हटा ले रहे क्योंकि जगह भाई कम है, इसको यहाँ रख के ले रहे छोटा करके। ये बन रहे 4 प्रकार, तो वही हम बना ले रहे हैं और डायरेक्ट उनको पुनेट स्क्वायर में सजा ले रहे, ठीक है। ये चलो, हमने ये 4 बनेंगे, लेकिन 4 में से ये 2 एक ही प्रकार के, तो कोई एक लिख लिए, खोखला और खोखला।
और इन तीसरे और चौथे ये दोनों एक प्रकार के, तो कोई एक लिख ले चलो, ठोस और ठोस। ठीक, तो इस तरह से हमने इधर मान लो फीमेल गैमेट लिख दिए। अब इधर जगह कम है तो हम इधर लिख लें, चलो मेल गैमेट। मेल गैमेट में ये पहला या दूसरा कोई एक लिख लो, बातें की है, तो हमने लिख लिया खोखला और खोखला वाला। ठीक है, ये वाला। और ये तीसरे चौथे में से कोई लिख दो, तो चलो हमने कोई एक लिख दिया। मिलाओ तो इनको सब। इसमें क्या होगा, इधर से आया खोखला और खोखला, इधर से भी आया खोखला और खोखला। नतीजा ये जो संतान बनेगी, इसकी आंखें भी कलरलेस होंगी और बॉडी भी कलरलेस यानी कि येलो होगी। इसको देखो जरा, ये अगर मिल जाते तो इधर से ठोस आया, इधर से ये इसका भी ठोस आया, इधर से खोखला आ भी गया, इधर से ठोस भी आ गया, खोखला आ गया। तो कोई बात नहीं, इसकी वजह से आंखों में कलर आ जाएगा, इसकी वजह से बॉडी में। ये जो संतान बनती, इसकी आंखें रेड होंगी, ना, और बॉडी डार्क यानी कि ब्राउन होगी। ऐसे ये मिला। तो अब अलग बात है कि एक्स क्रोमोसोम है, तो ये है फीमेल दोनों। यहाँ इधर से एक्स आएगा, इधर से वाई आएगा, लेकिन ये इस एक्स पर ये खोखला है यानी कि बेकार है, ये भी बेकार है। तो वाई की वजह से ये होगा तो लड़का, इसलिए पतला पतला बना दिया। लेकिन ना आंखों में जान है, मतलब कलर है, ना बॉडी में जान है। और इधर से मिला वाई, इधर से मिला एक्स, ये है रंगबाज, डोमिनेंट, ये भी भरा कारतूस, असर दिखाएगा। नतीजा ये लड़का तो है, सूखा साखा पतला पतला बनाए दे रहे हैं, लेकिन इसकी आंखों में भी जान है यानी कि रंग है, और इसकी बॉडी में भी रंग है। अरे तो अजीब नाटक हो गया। क्या नाटक हो गया? इसको गौर से अगर इसका डायग्राम बना दें तो ऐसा लग रहा है ये ऐसा पापा था जिसकी इसकी वजह से आंखें लाल थी, इसकी वजह से बॉडी कलर था। ये ऐसी मम्मी थी, इसका अगर रंग बना दे, आंखों में कोई कलर नहीं था, बेकार आंखें थी, कलरलेस, और बॉडी में भी कोई कलर नहीं था। तो तुम गौर से देखो, तुम्हें नहीं लग रहा कि ये दोनों बच्चे बिल्कुल मम्मी पेरेंट की तरह, ये दोनों बच्चे बिल्कुल पापा पेरेंट की तरह? अब और मुसीबत आ गई कि अगर जीन लिंक्ड नहीं थे तो 50% पेरेंटल टाइप आने चाहिए थे, 50% रिकॉम्बिनेंट आने चाहिए थे। वो भी इनके नहीं आ रहे थे, इनके पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहे थे। तो मन में आया कि भाई ऐसा तो नहीं एक का डोमिनेंट दूसरे के डोमिनेंट से चिपका हो, लिंक्ड हो, एक का रिसेसिव दूसरे के रिसेसिव से चिपका हो, लिंक्ड हो, इसलिए इनके आने का चांस ज़्यादा, इनके साथ आने का चांस ज़्यादा। वो सब जब करके देखा, ठीक है ना, तो फिर कुछ बच्चे केवल मम्मी जैसे, कुछ बच्चे केवल पापा जैसे, अर्थात सारे बच्चे 100% पेरेंटल आ रहे थे, रिकॉम्बिनेंट्स नहीं आ रहे थे। अब और मुसीबत आ गई। ले तो एक्चुअल क्या हो रहा था वो इन्होंने, अब हम बताने जा रहे थे कि इन्होंने एक नई चीज़ को खोजा था कि लिंक्ड होने के बाद वेरिएशन नहीं आने चाहिए थे, बावजूद इसके भी इनके वेरिएशन आते थे। तो इन्होंने एक नया फिनोमेना खोजा था जिसका नाम था क्रॉसिंग ओवर। बस पानी पी ले फिर बताया तुम्हें। एक बार हम लोग फिर से मियोसिस को देख लेते हैं, तभी हम क्रॉसिंग ओवर समझा पाएंगे। बस अभी हमने तुम्हें ध्यान करो, थोड़ी देर पहले भी मियोसिस दिखाई थी। उसमें क्या है, क्रोमोजोम को ही हमने सटन एंड बोवरी की तरह बना लिया था। मेंडल सोचते थे क्रोमोजोम के ऊपर, मॉर्गन सोचते थे क्रोमोजोम के ऊपर मेंडेलियन फैक्टर होते हैं। तो अब और चीज़ वही है, बस हमने क्या है धागा भी बनाया, ऐसा लगता क्रोमोजोम, और उनके ऊपर हमने डॉट्स भी बनाए, ऐसा लगता मेंडेलियन फैक्टर भी बनाए। तो अगर सोचो ये एक करेक्टर के एलील हैं, ये दूसरे करेक्टर के एलील हैं, अगर ये अलग अलग क्रोमोजोम पे थे तो सब कुछ ऐसे ही होता।
नतीजा मेंडल की नज़रों से देखें तो ऐसा लगता है स्मॉल आर के साथ स्मॉल बाई आ जाएगा, यहाँ पर ऐसा लगता है कैपिटल आर के साथ कैपिटल बाई आ जाएगा। यहाँ पर अगर ये ओरिएंटेशन उल्टा हो गया, पहले जिधर पापा थे उधर ही ताऊ जी थे, जिधर मम्मी थी उधर ही ताई जी थी, अब की बार क्या किया, उलट दिया हमने, पापा ऊपर साइड इधर मम्मी। तो हो सकता है भविष्य की एक सेल में ये चले जाएं, भविष्य की दूसरी सेल में ये चले जाएं, भविष्य की तीसरी सेल में ये चले जाएं, भविष्य की चौथी सेल में ये आखिरी चले जाएं। इसलिए हम तुमसे कहते थे इन दोनों में ऐसा लगता है कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल वाई आ गया, और इन दोनों के साथ क्या है, स्मॉल आर है लेकिन कैपिटल वाई आ गया। तो क्या समझे तुम कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, किसी का डोमिनेंट दूसरे के किसी के साथ चला जाए, ये तभी लागू होता है जब करैक्टर को कंट्रोल करने वाले एलील जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं। ये तो मेंडल की तरह हम बता रहे हैं। मॉर्गन की भाषा में बात करें तो ये कहना चाह रहे थे कि मान लो ये है आई कलर का, तो इसको लिख सकते हैं मॉर्गन डब्लू, वाइट आई थी ना, और ये उसका डोमिनेंट है, इसको लिख देंगे डब्लू प्लस। बाद में केवल डब्लू ही लिखने लगे, केवल प्लस ही लिखने लगे थे। इसी तरह ये जो खोखला है, ऐसा लगता है मॉर्गन की नज़र में बात करें तो चूंकि ब्राउन बॉडी के बाद फर्स्ट म्यूटेंट थी येलो बॉडी, येलो की स्पेलिंग बाई से होती है, इसको बाई से कह सकते हो, इसका जो ठोस है डोमिनेंट है उसको बाई प्लस कह सकते हो। लेकिन समस्या तो ये थी ना कि ये समझ गए थे जब इनके रिकॉम्बिनेंट 50% और पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के बीच 50-50% का रेशियो नहीं आता था, तो ये समझ गए थे जिन लिंक्ड हो सकते हैं, इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहे हैं। चलो हम वही अब करके दिखा रहे हैं, तो थोड़ा इसी में अंतर करके दिखाएंगे। देखो अब ये दो अलग अलग फैक्टर पे बनाने के बजाय मॉर्गन समझ गए थे कि शायद पेरेंटल कॉम्बिनेशन का ज़्यादा बनना इस बात का सबूत है कि दोनों करैक्टर के जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो सकते हैं, ऐसे, इसलिए आपस में लिंक्ड कहलाए, जुड़े हुए कहलाए। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, हम बस यहाँ दो अलग अलग क्रोमोसोम के बजाय एक ही क्रोमोसोम पे पढ़ाने जा रहे हैं। लिंक्ड जीन है ना, इसलिए देखो भाई ठीक, सब कुछ ऐसे ही होगा। तो अब दो पे तो पढ़ाएंगे ही नहीं, एक पे पढ़ाएंगे। अब जब एक ही क्रोमोसोम पे दोनों कैरेक्टर के जीन हैं तो चाहे इधर लेटे चाहे उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये नीचे वाली कहानी भी हटाए दे रहे हैं। चलो अच्छा रहने देंगे, यहाँ तक इसी में समझना। तो अब क्या था, अगर ऐसा था तो ये भविष्य की एक सेल होनी चाहिए थी, ठीक है, ये भविष्य की दूसरी सेल होनी चाहिए थी, ये भी ठीक है, ये भविष्य की तीसरी सेल होनी चाहिए थी, और ये भविष्य की चौथी सेल होनी चाहिए थी। तो फिर कॉम्बिनेशन का है, क्योंकि ये ओवा जब सोचो किसी स्पर्म से टकराएगा जिसमें मान लो बाई क्रोमोसोम है, तो जो लड़का बनेगा उसमें इसकी वजह से रेड आई, इसकी वजह से ब्राउन बॉडी हो जाएगी। ये भी ऐसे ही करेगा। और ये वाला अगर सोचो किसी स्पर्म से टकराया ओवा, तो जो लड़का बनेगा इनमें से कोई भी टकराया तो ना आंखों में कलर आएगा ना बॉडी में कलर आएगा। लेकिन इनके रिकॉम्बिनेंट्स आते थे, कम आते थे, ज़्यादा आते थे बात की बात, चाहे 1.3% आए हो चाहे 37.2% आए होंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तो वो आते क्यों हैं वही बताने जा रहे हैं। तो हम तुम्हें बताएं एक्चुअली हुआ क्या कि जब प्रोफेज को, मियोसिस को और स्पेशली उसकी प्रोफेज को बहुत डिटेल में पढ़ा गया, तो पता चला, या तुम्हें सेल पढ़ाएगा कि इस प्रोफेज की फर्दर कई सफेजीज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ना। ऐसे हमने तुम सिखाया था कि ऐसे सोचो, ये क्रोमोसोम पापा से आया था किसी में, और ये एक इनमें से मम्मी से आया था, मान लो ये वाला मम्मी से आया था, तब हम लोग बने। थोड़ी देर हम कहा करते कि चलो इसको पूरा पापा क्रोमोसोम मान लो, इसको मम्मी, कहाँ पापा से आया था और मम्मी से आया था, मम्मी क्रोमोसोम मान लें। हुआ तो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मियोसिस की प्रोफेज को डिटेल में पढ़ा गया तब इन्होंने एक नया फिनोमेना खोजा था क्रॉसिंग ओवर का। क्या था क्रॉसिंग ओवर? ऐसे समझो कि हम हैं पापा और तुम जरा आ जाना इधर, हम पापा साइड से आए हुए क्रोमोसोम, ये मम्मी साइड से क्रोमोसोम, मतलब हम पापा ये मम्मी मान लो डायरेक्ट। अच्छे खासे घर में रहते थे। ऐसे इंसान की बात करें तो ऐसे 23 जोड़ी लोग रहते थे, पापा मम्मी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भैया भाभी। अब गैमीट्स बनने, इनको जुदा होना, ऐसा लगता भगवान पिक्चर बनने जा रही, पापा को अलग घर में जाना है, मम्मी को अलग घर में जाना। तो जैसे ही मियोसिस का संदेश आया, यानी कि हम ऐसे 23 जोड़ी क्रोमोसोम पढ़ाएंगे, कठिन लगेगा, हम केवल एक जोड़ी क्रोमोसोम से पढ़ा रहे हैं। जैसे ही हम लोग को पता चला कि जुदा होना है, इनको किसी और गैमिट में जाना, इनको किसी और गैमिट में जाना, भगवान पिक्चर बननी, तो पहले तो हम लोग को खराब लगेगा कि ज़िंदगी साथ साथ गुजारी, बुढ़ापा अलग अलग, सूख के छुआरा हो जाएंगे। तो लेप्टस माने थिन, टीन माने धागा। प्रोफेज की जो फर्स्ट सफेज होती है उसमें तो क्रोमोसोम पतले पतले रहते हैं। और जाइगोटीन, जाइगस माने होता पेयरिंग। जब हम लोग को पता चल गया कि जुदा होना है, तो हम लोग के मन में आएगा कि क्यों ना एक दूसरे से गले मिल लें, सुख दुख की बातें कर लें। ये जो क्रोमोसोम है, जरा सीधे ऊपर करना हाथ, ये समझो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्रोमोसोम की एक क्रोमैटिड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी क्रोमैटिड है, जहाँ पर ये दोनों तरफ की भुजाएं जुड़ी हैं, इस जगह को सेंट्रोमियर कहते हैं। ऐसे हमारे भी होगा। और हम पापा हैं, ये मम्मी है, अर्थात हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। होम माने समान, लोकस माने स्थान। उन दो क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं जिन पर सेम कैरेक्टर के जीन होते हैं। मतलब जैसे समझो, ये मान लो पिक्चर है दिल तो पागल है, ये भी दिल तो पागल है, तो बेशक इस पे अगर जो पहला गाना होगा वही इस पे होगा, इसकी दूसरी लोकेशन पे जो गाना होगा वही इस पे होगा, इसकी तीसरी लोकेशन पे जो गाना है वही इस पे होगा। होम माने समान, लोकस माने स्थान, हम समझ गए ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे की होमोलोगस है। मान लो दूसरी दिखाएं, ये दूसरी जोड़ी के क्रोमोसोम है, मान लो हम आपके हैं कौन, बेशक इसकी जो पहली लोकेशन पर गाना होगा वही इसकी होगा, इसकी दूसरी लोकेशन पे गाना होगा वही इसकी होगा, इसकी तीसरी लोकेशन पे वही इसमें होगा। हम समझ जाएंगे कि ये दोनों कैरेक्टर आपस में होमोलोगस है। तो ऐसे ही याद रखने के लिए, पापा मम्मी के होमोलोगस, ताऊ ताई के, चाचा चाची के। मगर मत भूलना कि ये दो कैरेक्टर आपस में होमोलोगस नहीं है, इसके गाने कुछ और है, इसके गाने कुछ और है। ठीक, फिर से देखो, कहने का मतलब ये है कि चलो हमने कहा था ये मम्मी साइड से आए, इन पे यहाँ पर मान लो आँख का कलर बनाने वाला जीन है, मगर खराब है। यहाँ पर ऐसा लगता है बॉडी कलर वाला जीन है, खराब है, खोखला है। क्योंकि इसी भुजा, इसी ओरिजिनल भुजा का ही ये डुप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पर भी सेम कैरेक्टर का जीन होगा। हम मम्मी साइड से आए, आफ्टर डुप्लीकेशन हम भी अंग्रेजी के क्या कार्य बन गए, यानी कि हमारे यहाँ पर आई कलर वाला जीन है, हमारे भी यहाँ पर बॉडी कलर वाला जीन है। क्योंकि हमारी ये भुजा से ही, इस क्रोमेटिड से ही ये दूसरी बनी है, तो यहाँ पर भी आई कलर का जीन तो है, लेकिन हमने ठोस बनाया, मतलब डोमिनेंट बनाया। बॉडी कलर का जीन है लेकिन हमने ठोस बनाया, डोमिनेंट बनाया। ठीक, इस तरह से हम लोग थे घर में। अब जुदा होना, सोचा एक दूसरे सुख दुख की बातें कर लें, तो हम गले मिलेंगे। गले मिलते तो सामने सामने, लेकिन हम साइड से ही मिलकर दिखा रहे हैं। एक तरफ से ऐसे चिपकना शुरू करेंगे और शुरू से लेकर अंत तक चिपक जाएंगे। कहते हैं जिपर लाइक फैशन में चिपकेंगे, चैन की तरह। चैन में क्या खास होती है, जब भी जैकेट में चैन लगाते हैं दाना से दाना मिलना चाहिए। एक बटन टाइप होती है, खींचते चले जाते हैं, चैन लग जाती है। उस बटन टाइप स्ट्रक्चर को कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो दो क्रोमेटिड्स को जोड़ेगी तो है, और साथ साथ जीन से जीन, दाना से दाना मिला देगी, अर्थात जीन का अलाइनमेंट मैच करा देगी। खैर, हम लोग ऐसे चिपक गए थे, बोलो, जिपर लाइक फैशन में चिपक गए, जोड़ी बना ली। कौन सी फेज चल रही होगी, जाइगोटीन।
अब जब हम इनसे गले मिले थे तो इन्होंने कहा कि सुनो, अब हम लोग इस जन्म में दोबारा तो मिलेंगे नहीं, क्यों ना सुख दुख की कोई निशानी दे देते, ठीक रहता, आपकी याद आएगी तो। अब सोचो मत भूलना, हम लोग क्रोमोसोम हैं, इंसान नहीं है। मेरे पास कागज़ पेन नहीं है जो लिख दूं मैं दिल तेरे नाम कर दूं, कर दे हो लेटर दे देने। क्या कर सकते हो सोचो। एक ही जुगाड़ है, अपना हाथ काट के इनको दे दें, इनका हाथ काट के अपने ऊपर रख लें। इनको भी हमारी निशानी मिल जाएगी, हमको भी इनकी निशानी मिल जाएगी। यही है क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये नॉन सिस्टर सिस्टर क्या है? देखो, असली बहन वही है जिससे खून का रिश्ता हो। जैसे मेरी इस भुजा में जो खून है, मेरी इस भुजा में भी वही खून है। ऐसा लगता है मेरी ये क्रोमैटिड इस क्रोमैटिड की सिस्टर क्रोमैटिड है। इनकी ये भुजा, इस भुजा में एक ही खून है, इनकी ये क्रोमैटिड इसके लिए सिस्टर है। लेकिन हम लोग पापा मम्मी भाई बहन थोड़ी होते हैं। यही है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ मम्मी पापा ताऊ ताई चाचा चाची, अर्थात नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना? ये नई चीज़ खोजी थी। तो पता एक टुकड़ा ले लिया, फेज का नाम होता है पैकिटीन, हम तो उसको पैचिटीन कहते हैं। ऐसा लगता है डीएनए का छोटा सा पैच लेन देन कर लिया। फिर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, डिप्लोटीन दूर मूव कर जाएंगे, डाइकाइनेसिस। ठीक है, तुम जाओ देखो जरा, यहाँ यहीं करके दिखाते हैं। लिंक्ड होने के बाद भी वेरिएंट्स आते क्यों थे? तो इन्होंने कहा था कि जब प्रोफेज की पैकिटीन चल रही होगी, इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ सीधा सीधा बना ले, थोड़ा बड़ा सा। मान लो ये सेल है, डायरेक्ट पैकिटीन की बात करेंगे तो ऐसा रहा होगा। ठीक, सेल बनाएंगे, फिर हम इरेज करेंगे तो दिक्कत आएगी, कहो तो सेल हटा। अच्छा ठीक है। अब क्या होने जा रहा था कि चलो ये पापा क्रोमोसोम था जिधर ठोस था, दूसरे करेक्टर का भी मान लो इस पर ठोस था, ये भुजा इसी की डुप्लीकेट है, इसलिए यहाँ पर भी आई कलर वाला ठोस है, नहीं डोमिनेंट है, बॉडी कलर वाला भी डोमिनेंट है। ये मम्मी साइड से आया था, इस पर खोखला था, ये भी खोखला था, ये इसी की डुप्लीकेशन से बनी थी, इसलिए यहाँ पर भी खोखला ही होगा और यहाँ पर भी खोखला ही होगा। तो नियम ये था, इस सेल से जितने ओवा बनने चाहिए, एक भविष्य का ओवा, दूसरा भविष्य का ओवा, तीसरा भविष्य का ओवा, चौथा भविष्य को ना बना ले थोड़ा से, वो सारे ओवा ये इधर आती तो ऐसा बनना चाहिए था, ठोस ठोस। ये आती तो भी बनना चाहिए था। देखना थोड़ा धैर्य से। ये आ जाती तो ऐसा होना चाहिए था, ये भुजा चौथे ओवम में आ जाती तो ऐसा होना चाहिए था। देखो, हम लोग स्पर्म ओवा को देख कर नहीं बता सकते संतान कैसी बनेगी। उसके लिए ओवा या स्पर्म फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे स्पर्म दिखाएं, थोड़ी समझ जाओगे इसे स्पर्म से लड़का पैदा होगा लड़की, वो जब ओवा से मिलेगा, फर्टिलाइजेशन हो, तब संतान पैदा होगी। उसके अंग देख के बता सकते हैं लड़का है लड़की। तो ये ओवा मान लो 4 प्रकार के बन गए। अब हमने इनको किसी भी स्पर्म से फ्यूज कराए, चलो हम बाई वाले से करा दें तो अलग बात है, सारे लड़के आएंगे, लेकिन होगा क्या? इस जाइगोट में ये तो लड़का तो हो गया एक्स वाई की वजह से, लेकिन हमने कहा था आंखों में दम नहीं होगी और बॉडी में भी दम नहीं होगी। यहां पर ऐसा आएगा, इस जाइगोट जो संतान बनेगी, लड़का तो है लेकिन ना आंखों में दम, ना आंखें रंगीन, बॉडी रंगीन। यहाँ पर चलो एक हमने इधर बाई क्रोमोसोम लिया ना, इसलिए सब लड़के ही हैं, मगर आंखों में रंग आ जाएगा, बॉडी में भी इसकी वजह से रंग आ जाएगा। लड़का है, बात की बात है।
लेकिन इनके कॉम्बिनेशन आते थे, यही कह रहे थे लिंक्ड थे तो सारे पेरेंटल होने चाहिए थे। ये दोनों मम्मी पेरेंट की तरह, ये दोनों पापा पेरेंट की तरह, लेकिन बावजूद इनके वेरिएशन आते। तब इन्होंने कहा था वेरिएशन आते क्यों? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं। क्रॉसिंग ओवर था एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये कहते थे जाइगोटिन के बाद जब पैचिटिन आती, जब ये दोनों चिपके होते हैं तो इनके बीच कैंची चलती है, चाकू चलता है ना। अब चाकू चलेगा, देखो 2 पे समझाएंगे थोड़ी सी कठिन लगेगा, को 3 एलील बना ले और आसान हो जाएगा। और इसको हटा दें, इसको सेल मानते रहना, बाउंड्री हटा दें तो हमें थोड़ा सा और सुविधा मिलेगी, आसान हो जाएगा। चलो हम 3 बना दें। मान लो एक ये है, एक तरफ उसने डोमिनेंट बना लिया और एक तरफ उसका खोखला अर्थात रिसेसिव बना लिया। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि पैचिटिन में क्रॉसिंग एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मैटेरियल होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। कैंची चलती, एक भुजा इधर, एक भुजा का टुकड़ा इधर आ जाता है, लेकिन ये बाई चांस होता है कि कैंची चलेगी कहाँ पे। सोचो जरा कि कहीं कैंची यहां पे चल गई, मान लो यहां पे चल गई, यहां पे, यहां से ये हो गया। ठीक, मत भूलना अभी हम ये 2 मान लो जीन पढ़ रहे हैं, ये हैं आई कलर वाले और ये हैं बॉडी कलर। इनको अभी थोड़ी देर भूल जाना। तो क्या होगा, ये टुकड़ा इधर आ जाए, ये टुकड़ा इधर आ जाए, बावजूद इसके जिन 2 कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन में तो कोई फर्क नहीं आया। हमेशा आई कलर के साथ बॉडी कलर का जीन आ ही रहा है, आई कलर के साथ बॉडी कलर का आ ही रहा, और व्हाइट आई के साथ कलरलेस बॉडी आ रही, व्हाइट आई के साथ कलर, इनके कॉम्बिनेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर सोचो, चलो एक बार फिर बताएं, मान लो चाकू चला और अब की बार चाकू इस जगह से मान लो चल जाए, यहां से कहीं से भी चल सकता है तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। फिर सोचो चाकू मान लो यहां पे चल जाए इस जगह से, तो भी इसके कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। नतीजा किन लोगों की संख्या बढ़ेगी? पेरेंटल की। लेकिन मान लो कहीं ऐसा हो जाए चाकू यहां से चल जाए, यहां से इसके बीच से चल जाए, चला के दिखाई दे। चलो देखो, मान लो चाकू कहीं यहां से चल जाए तो ये संभावना है कि ये वाला टुकड़ा खिसक के इधर आ जाए, ये वाला टुकड़ा खिसक के इधर आ जाए। बता रहे अभी, ये वाला टुकड़ा खिसक के यहां आ जाए मान लो, और ये वाला इधर आ जाए। हो गया ना एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऐसे तो क्या हुआ, इससे जो संतान बनेगी बॉडी कलर आई कलर दोनों आएगा। इससे जो संतान बनेगी उसकी आंखों में कलर नहीं आएगा मगर बॉडी कलर आएगा। इससे आंखों में कलर आएगा बॉडी में नहीं आएगा, इससे ना आंखों में ना बॉडी आए। तो ये वाली पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया, ये करेक्टर के नए कॉम्बिनेशन हो गए। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ठीक है ना। तो यही बताना चाह रहे थे। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए सोचो, तो वेरिएशन आ तो जाते हैं इनके के हिसाब से, लेकिन वेरिएशन का मुख्य कारण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है। लिंक्ड जीन के केस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कहते थे। ना, ये इधर आ गया ये वाला टुकड़ा। अच्छा, ये हो गया। तो अब ये हो गए नए कॉम्बिनेशन। ठीक है, नए कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से बन सकते हैं, मगर समस्या थी कि पहले एक्सपेरिमेंट में 1000 में मात्र 13 मिलते थे, 1.3%। दूसरे में मिलते थे बहुत ज़्यादा, 37.2%। 1000 में 372 मक्खियाँ। ये फिर क्यों हो रहा था? तब इन्होंने कहा था कि ये नए कॉम्बिनेशंस बनते तो हैं क्रॉसिंग ओवर पर,
मगर बनेंगे कितने ये डिपेंड करता है कि जिन दो जीन्स को पढ़ना है उनके बीच की दूरी कितनी। समझाने के लिए कहें तो ये मान लो आई कलर वाला है, ये मान लो बॉडी कलर वाला है। आई कलर का फर्स्ट म्यूटेंट वाइट था ना, इसलिए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी का डोमिनेंट लिखना हो तो डब्ल्यू प्लस कर दो, ठोस वाले को। बॉडी कलर का फर्स्ट येलो था ना, उसी का डोमिनेंट लिखना है तो बाई प्लस कर दो। विंग साइज को भी देखा था, मिनिएचर विंग है कि लॉन्ग विंग्स है, समझ रहे ना, ऐसे। अब सोचो जरा कि क्रॉसिंग ओवर तो हमेशा ही होगी, बस बाई चांस होता है चाकू चलेगा कहां पे। चाकू अगर इसी पे समझाएं तो इसके बीच में चल जाए तब तो इनका कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। चाकू यहाँ पे चले तो पहले दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं बदलेगा, यहाँ पे चले यहाँ पे चले। लेकिन सोचो अगर हम सिर्फ इसको और इसको पढ़ रहे हैं तो चाहे चाकू यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, इसका और इसका कॉम्बिनेशन अगर थोड़ी देर बीच वाले भूल जाए तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन हर बार बदल जाएगा, नए कॉम्बिनेशन आने का चांस बढ़ जाएगा। ये समझ गए थे कि अगर दो जीन पूरी तरह अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं तो मैक्सिमम परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन क्या आती है, वो आती थी 50-50%। अगर बहुत ही नज़दीक हो, ये हमने तो थोड़ा दूर तभी बनाया, बिल्कुल चिपके चिपके हों अर्थात टाइटली लिंक्ड हो तो रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज 0 आने का चांस है या बहुत कम आने का चांस है। और अगर लिंक्ड जीन बहुत दूर दूर हैं तो जितने दूर होंगे उनके बीच मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आसान है ना, लेकिन याद रखना दो अलग अलग क्रोमोसोम से तो दूर हो नहीं सकते। रिकॉम्बिनेशन की मैक्सिमम परसेंट तो तभी आती है जब अनलिंक्ड जीन हो अलग अलग क्रोमोसोम पे, वो आती थी 50%, जैसा मेंडल के केस में आता था ना। तो यही फिर समझना, टाइटली लिंक्ड है ना के बराबर रिकॉम्बिनेंस, लूजली लिंक्ड है, जितने लूजली में भी जितने डिस्टेंस ज़्यादा परसेंटेज कॉम्बिनेशन उतनी ज़्यादा। तो इस तरह से इन्होंने नए वेरिएंट्स आने की बजाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बताई थी। लिंक्ड जीन के केस में क्रॉसिंग ओवर होता है। हाँ, कभी कभी उल्टा पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का दुश्मन कौन होता है, आंसर कह सकते हो लिंकेज होता है। बात होता ना। तो सारी बातें कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी कुछ डाउट बचा हो तो हम तुम्हें एक बार और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताने जा रहे हैं। तो इस डायग्राम से समझो। चलो, हमने थोड़ा सा oogenesis 4 अलग अलग सेल्स में हम तुम्हें सिखाने जा रहे हैं, ठीक। सोचो, ये कह रहे थे कि क्रॉसिंग ओवर तो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, लेकिन डिपेंड करता कैंची चलती कहाँ से। जैसे इस केस में सोचो, अगर कैंची यहाँ पर चल जाए, ये टुकड़ा इधर आ जाए और ये वाला टुकड़ा इधर आ जाए, तो भी जिन दो कैरेक्टर के जीन्स को हम पढ़ रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये कुछ ओवा ऐसे ही बनेंगे, चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो। चलो बना ही दे, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। और इसके इनके भी कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं आया। कुछ ओवा ऐसे बने, खोखले और उनके साथ खोखला, समझ ना। तो सोचो, अगर ये ओवा किसी स्पर्म से टकराए, चलो हम बाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से टकरवा दें, तो क्या होगा, बाई क्रोमोसोम वाला लड़का बनेगा। लेकिन तुम भी समझते हो कि इस लड़के में जब ये क्रोमोसोम आएगा, अब बार बार नहीं बनाएंगे, अब यहाँ पर भी बनाए टाइम बहुत लगता है, डायरेक्ट लड़के ही बना दे रहे हैं, ठीक। सब लड़का तो हो जाएंगे, लेकिन ये लड़का होगा कैसा, इसकी वजह से आंखें लाल हो जाएंगी, इसकी वजह से बॉडी भी डार्क हो जाएगी। ऐसे ये मिले तो जो संतान बनेगी उसमें इसकी वजह से बॉडी कलर्ड हो जाएगी, मतलब ब्राउन, और इसकी वजह से आंखों में कलर भी आ जाएगा।
ये बनेगा संतान। जब ये मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे तो ये भी खोखला है, बॉडी में कलर नहीं आएगा, ये भी खोखला है, आंखों में भी कलर नहीं, आंखें लाल नहीं होंगी, और यही था। तो कुल मिला के सारी मक्खियाँ कैसी हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशन की। ये पूरी तरह शुरू की मम्मी की तरह, ये पापा की तरह। लेकिन सोचो अगर, क्योंकि एक ही सेल में तो मियोसिस ओजेनेसिस होगा नहीं, बार बार ओवा बनेंगे। अब मान लो ये सेकेंड सेल है, इसमें भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा। लेकिन मान लो कैंची कहीं यहाँ पे चल गई, इसमें यहाँ चलाई थी, इसमें थोड़ा ऊपर चलाई, तो भी जिन दो जीन्स को पढ़ रहे हो उनके कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं आना है। यानी कि ऐसे 4 संतानें बनी थी तो ऐसे भी 4 संतानें और बन जाएंगी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाली ही बनेगी। सोच ही देखो ना, जिन दो कैरेक्टर के जीन को पढ़ रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन कोई फर्क नहीं आएगा। मान लो कहीं ऐसा हो गया कि कैंची यहां पे चल गई, यहां पे चली, इतना टुकड़ा कट के इधर आ जाए, इतना टुकड़ा कट के इधर आ जाए, फिर भी जिन 2 जीन्स को हम पढ़ रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन में तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना। 4 बच्चे और ऐसे बन जाएंगे पेरेंटल वाले, इसलिए इनके पेरेंटल कुछ ज़्यादा ही आ जा रहे थे। ठीक है, लेकिन तो ऐसे कैंची तो हर बार चलेगी, लेकिन ऐसा चांस की बात है, मान लो कैंची यहां पे चल गई, इन्हीं दोनों के बीच में चल गई, है ना, तो ये वाला ओवा और ये वाला ओवा भविष्य की इसी तरह की संतानों को जन्म देगा। लेकिन यहां पर क्या है, ये टुकड़ा इधर आ जाएगा, ये टुकड़ा इधर आ जाएगा, तो ये जो 2 संतानें बनेगी वो ऐसी हो जाएंगी। केवल हम बीच वाली की बात कर रहे हैं, तीसरी और चौथे के ओवम की वजह से नहीं, दूसरे और तीसरे ओवम की वजह से। ये भविष्य का पहला ओवम मान ले, ये दूसरा ओवम तीसरे ओवम में जाएगा, चौथे ओवम में जाएगा। जो तीसरे एंड चौथे ओवम की वजह से देखो, तीसरे एंड चौथे वाले में क्या होगा, यहाँ पहला और दूसरे की वजह से ऐसा होगा। यहाँ पर ये होगा कि ये कैसा आ जाएगा, खोखले के साथ ठोस, और ये कैसा आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठोस के साथ दूसरे का खोखला। ये हमने इधर ही पहुंचा दिया, ये हमने इधर ही पहुंचा दिया, तो ये उनके पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये 2 नए कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अब मान लो ये स्पर्म से टकराए तो वही होगा, लड़का तो बनेगा, लेकिन इसमें बॉडी कलर आ जाएगा, आंखें नहीं कलर्ड होंगी। यहां पर क्या होगा, लड़का तो बनेगा भाई, इधर से एक्स क्रोमोसोम, इधर से वाई क्रोमोसोम, लेकिन इसकी आंखों में कलर लाने वाला दमदार है, बॉडी रंगहीन रहेगी। तो ये नए कॉम्बिनेशन, तो समझ गए ना कि वेरिएंट्स बन तो सकते हैं, और लेकिन लिंक्ड जीन के केस में क्रॉसिंग ओवर की वजह से बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर द्वारा 2 जीन के सेपरेट होने का चांस कितना है, ये डिपेंड करता है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ना। ये जीन अगर हम इसको आई कलर वाला मान लें, ये बॉडी कलर वाला मान लें, ये उसी की डोमिनेंट है, तो इनको W+ लिख सकते थे, इसको Y+ लिख सकते थे, काफी नजदीक हैं। इसलिए ध्यान करो, ज्यादातर सब ऐसे ही आते थे, इस टाइप के बच्चे मात्र 1.3% ही आते थे, ठीक ना। अब जरा दूसरा वाला इनका एक्सपेरिमेंट समझो। दूसरे वाले जीन में क्या, दूसरे वाले केस में क्या था, थोड़ा सा इसको एडिट कर दें। दूसरे वाला केस जो किया था उनमें इन्होंने बॉडी कलर को ध्यान नहीं दिया था, ध्यान दिया था किसको, विंग साइज को, ठीक है। जरा हम इसको हटा दें, इसलिए देखना एकदम तस्वीर स्पष्ट हो जानी चाहिए। विंग साइज को ध्यान दिया था, और हम तुम्हें बताएं कि विंग साइज का जीन, लॉन्ग या मिनिएचर विंग वाला जीन, मान लो यहां पे बैठा है, ये है, ये है उसका डोमिनेंट,
ये भी इधर का डोमिनेंट होगा। ये था उसका खोखला, था रिसेसिव, ये भी खोखला। ये है सेल, वही है, 4 अलग अलग बना ली समझाने के लिए। वही केस हो। अब जरा सोचना अब क्या होगा। अब जरा सोचो, मान लो सेम तरह क्लासिंग करो, तो हम कहना यही चाह रहे थे कि अब की बार हम इसके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक, सोचो कैंची यहां चल गई तो भी ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि ऐसा लगता है एक कैरेक्टर के ठोस के साथ दूसरे का ये खोखला आ जाएगा ना, और दूसरे के खोखले के साथ मतलब रिसेसिव के साथ, पहले के रिसेसिव के साथ दूसरे का ठोस आ जाएगा, नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर ये कैंची मान लो यहां से भी चल गई, ये टुकड़ा इधर आ गया, ये टुकड़ा यहां से आ गया इधर, तो भी ये है कि इसके ठोस के साथ ये तो पैरेंटल बनाएगा, ये दूसरे टाइप का पैरेंटल बनाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन इनके बीच बदल गया, अर्थात ये एक के ठोस के साथ ये खोखला आ जाएगा और दूसरे खोखले के साथ ये वाला ठोस आ जाएगा, नया कॉम्बिनेशन की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ ये पैरेंटल था, लेकिन कैंची यहाँ से चल जाए, यहाँ से चल जाए, तो तुम समझ गए यहाँ पर हर बार नए कॉम्बिनेशन बनने का चांस है। इसलिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 32.7% आ जाता था, 37.2% रिकॉम्बिनेंट्स आ जाते थे। तो क्या पता चला कि 2 जीन जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनके बीच डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर के दौरान उनके सेपरेट होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट्स आने का चांस ज़्यादा है। फिर भी पूछा जाता है मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज कितनी हो सकती है? 50% से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है। 50% तो तब आती थी जब अनलिंक्ड जीन होते थे, जैसा कि मेंडल केस में था। अब तो हमसे पूछ सकते हो सर मेंडल फिर क्यों सफल हो जाते थे? मेंडल को खुद नहीं पता था क्यों सफल हो जाते थे। मेंडल, तुम गौर करना, हमेशा सीड शेप के साथ सीड कलर ही क्यों पढ़ते थे। एक्चुअली मेंडल और दूसरे करेक्टर के कॉम्बिनेशन भी पढ़ते थे, मगर वो फेल हो जाते थे और उस एक्सपेरिमेंट से रिजेक्ट कर देते थे, उसको हटा देते थे। लेकिन सीड शेप और सीड कलर का ही ये डाइहाइब्रिड क्रॉस क्यों कराते थे, जिसमें इनको इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर देखने को मिलता था? जानते थे हालांकि खुद मेंडल नहीं क्यों मिलता था, लेकिन बाद में अध्ययन से पता चला कि जो सीड की शेप वाला जीन था वो एक्चुअली 7वें क्रोमोसोम पे, मटर के 7वें क्रोमोसोम पे था, और सीड की जो कलर वाला था वो पहले क्रोमोसोम पे था। दोनों कैरेक्टर भले सीड में मौजूद थे, और उनके जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, और अलग अलग क्रोमोसोम वाले जीन इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर दर्शा लेते। तो बस यहाँ तक की बात खत्म हो गई। अब थोड़ा सा हम तुम्हें लिंकेज मैप या जीन मैप, लिंकेज ग्रुप और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।